जय हिंद दोस्तों। हम लोग केंद्र राज्य संबंधों में प्रशासनिक वर्गीकरण से संबंध में पढ़ रहे हैं कि उनके प्रशासनिक संबंध क्या हैं, जो कि अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक वर्गीकृत हैं। ठीक है, इसी में अब हम लोग पढ़ेंगे अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इनके बारे में लक्ष्मीकांत का पहले तो मूल कंटेंट पढ़ लेंगे, फिर उसकी थोड़ी व्याख्या करते हैं। ठीक है, किसी अन्य संघ की तरह केंद्र एवं राज्य की सार्वजनिक सेवाएं बटी हुई हैं। मतलब अन्य संघ मतलब अमेरिका की तरह भारत में भी केंद्र राज्य की सार्वजनिक सेवाएं बटी हुई हैं और जिन्हें केंद्रीय सेवाएं या राज्य सेवाएं कहा जाता है। ठीक है, और इसमें अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी हैं? आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस। इन सेवाओं के अधिकारी केंद्र और राज्यों के अंतर्गत उच्च पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। मतलब आईएएस आईपीएस को तो आप जानते ही हैं, तो ये कैसे उच्च पदों पर होते हैं, परंतु इनकी नियुक्ति और प्रशिक्षण कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। इन सेवाओं को केंद्र एवं राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, और इन पर पूर्ण नियंत्रण किसका होता है? मतलब संयुक्त रूप से नियंत्रित तो कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण नियंत्रण की बात की जाए तो पूर्ण नियंत्रण किसका होता है? केंद्र सरकार का नियंत्रण पूर्ण होता है। ठीक है, एवं तात्कालिक नियंत्रण किसका होता है? राज्य सरकारों का। इन्हें 1947 में भारतीय सिविल सेवा के स्थान पर आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा के स्थान पर आईपीएस, मतलब ऐसे समझिए, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस के स्थान पर बनी आईएएस और भारतीय पुलिस आईपी के स्थान पर बनी आईपीएस। ठीक है, और ये कब बनी है? ये 1947 में बनी है। ठीक है, यानी कि नाम ही चेंज किया गया, बाकी ये सेवाएं पहले से भी थीं, जिसे संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, संविधान में कैसी सेवाएं माना गया? अखिल भारतीय सेवाएं माना गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 1966 पे। 1966 में भारतीय वन सेवा बनाई गई। कौन सी सेवा बनी? भारतीय वन सेवा। आईएफएस को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाएगा। संविधान का जो एक अनुच्छेद है 312, संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है? 312, और राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा गठन का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, ठीक है, अनुच्छेद 312। ठीक है, और नई अखिल भारतीय सेवाएं करता है। इन तीनों अखिल भारतीय सेवाओं में से प्रत्येक का आवंटन राज्यों की आवश्यकता अनुरूप किया जाता है। कैसे किया जाता है? राज्यों की आवश्यकता अनुरूप। इनमें से प्रत्येक में समान स्तर के अधिकारी होते हैं। कैसे अधिकारी होते हैं? समान स्तर के। ऐसा नहीं होता आईपीएस आईएएस से छोटा होता है, उनकी रैंक बराबर होती है। ठीक है, तथा एवं उन्हें वेतन भी समान दिया जाता है। ठीक है, आईएएस बनो चाहे आईपीएस बनो, वेतन आपका समान ही रहेगा। यद्यपि अखिल भारतीय सेवाएं राज्य की स्वायत्तता और संरक्षण को सीमित कर संविधान के संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं। मतलब ये एकात्मक संविधान की विशेषताएं मानी जाती हैं अखिल भारतीय सेवाएं, क्योंकि ये राज्यों को सीमित कर देती हैं। इन सेवाओं का समर्थन और निम्नांकित आधार पर किया जाता है। केंद्र एवं राज्य में उच्च स्तरीय प्रशासन के रखरखाव में, मतलब इनका समान, हम लोग इन्हें फिर बना के क्यों रख रहे हैं? जब ये राज्यों को सीमित कर रही हैं, फिर हम इन्हें क्यों बना के रख रहे हैं? वल्लभ भाई पटेल से पूछ लेना। ठीक है, केंद्र एवं राज्य में उच्च स्तरीय प्रशासन के रखरखाव में। ठीक है, पूरे देश में प्रशासनिक एकीकरण व्यवस्था सुनिश्चित करने में एवं केंद्र एवं राज्यों के सामूहिक हितों के संबंध में सहयोग एवं संयुक्त कार्यों में। ठीक है, संविधान सभा में अखिल भारतीय मतलब केंद्र एवं राज्यों के सामूहिक हितों के संबंध एवं संयुक्त कार्यों में। ठीक है, पूरे देश में प्रशासनिक एकीकरण बनने में, उच्च स्तरीय प्रशासन के रखरखाव में, केंद्र एवं राज्यों के सामूहिक हितों के संबंध, सहयोग एवं संयुक्त कार्यों में। ठीक है, संविधान सभा में अखिल भारतीय सेवा को उचित बताते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, डॉक्टर बी अम्बेडकर ने क्या कहा था? संघीय व्यवस्था में द्वैध नीति को सभी संघीय व्यवस्थाओं में अपनाया गया है। मतलब जितनी भी संघीय व्यवस्था उनमें सभी में द्वैध नीति को अपनाया गया है, और सभी संघीय व्यवस्थाओं में संघीय सिविल सेवा एवं प्रांतीय सिविल सेवाएं पाई जाती हैं। मतलब ये संघीय सेवाएं जो होती हैं वो सभी जगह पाई जाती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? ये बी आर अम्बेडकर साहब कह रहे हैं। ठीक है, भारतीय संघ में भी द्वैध नीति तथा दो प्रकार की सेवाएं होंगी।
बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं यहाँ दो प्रकार की सेवाओं की बात कर रहे हैं, संभवतः वो केंद्र और राज्य की सेवाओं की कह रहे होंगे। भारतीय संघ से द्वैध नीति, नीति कैसी होगी, द्वैध होगी, और सेवाएं कैसी होंगी, दो प्रकार की होंगी। किंतु इसका एक अपवाद भी होगा, तो ये अपवाद है ना, वही ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ठीक है, अपवाद की बात किसने की है, बी आर अम्बेडकर ने। यह पाया गया है कि प्रत्येक देश में प्रशासन में कुछ विशेष पद प्रशासन के स्तर को बनाए रखने के लिए रणनीतिक पद कहे जाते हैं। कुछ विशेष पद ऐसे होते हैं जो प्रशासन के स्तर को बनाए रखने के लिए रणनीतिक पद कहे जाते हैं। निस्संदेह प्रशासन का स्तर इन रणनीतिक पदों पर नियुक्त किए जाने वाले लोक सेवकों की दक्षता पर निर्भर करता है। प्रशासन का जो स्तर है किस पर निर्भर करता है, इन रणनीतिक पदों पर नियुक्त किए जाने वाले लोक सेवकों की दक्षता पर। संविधान ने भी बिना किसी भेदभाव के राज्यों को यह अधिकार दिया है कि वे अपनी लोक सेवाओं का गठन करें। मतलब संविधान ने क्या किया, संविधान में कोई भेदभाव नहीं किया है, बिना किसी भेदभाव के राज्यों को ये कहा है कि आप अपनी लोक सेवाओं का गठन करें। ठीक है, राज्य जैसे अब स्टेट पीएससी, बिहार पीएससी, एमपी पीएससी, उत्तर प्रदेश पीएससी, इसकी बात संविधान में कही गई। इनका कहने का मतलब है अखिल भारतीय सेवा हेतु अखिल भारतीय स्तर पर इनका आयोजन किया जाए। ठीक है, इसके द्वारा चयनित प्रशासकों हेतु अखिल भारतीय सेवाओं के समान वेतन भत्ते हों तथा इन्हें रणनीतिक या मुख्य पदों पर नियुक्ति के समान अवसर होने चाहिए। मतलब ऐसा कहा है कि अखिल भारतीय सेवा हेतु अखिल भारतीय स्तर पर इनका आयोजन किया जाता है, इसके द्वारा चयनित। देखिए, अब हम लोगों ने ये मूल कंटेंट जैसा का जैसा लक्ष्मीकांत में लिखा वो वैसा का वैसा पढ़ लिया है। अब इसे हम लोग समझने का और इसके उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें लिखा है, देखिए, अखिल भारतीय सेवा, ये उनका वल्लभ भाई पटेल की सोच थी, पर यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया गया है। इन फ्यूचर आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते इसमें लिखा है किसी अन्य संघ की तरह केंद्र एवं राज्य की सार्वजनिक सेवाएं बटी हुई हैं जिन्हें केंद्रीय सेवाएं या राज्य सेवाएं कहा जाता है। ठीक है, किसी अन्य संघ की तरह केंद्र एवं राज्य की सार्वजनिक सेवाएं कैसे हैं, बटी हुई हैं जिन्हें केंद्र सेवाएं एवं राज्य सेवाएं कहा जाता है। तो अब हम ये देखेंगे कैसे बटी हुई हैं। देखिए, अनुच्छेद 309 से 312 तक। अच्छा, ये बताइए अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं, जिस सेवाएं हैं राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, वो किस भाग में है बताइए। तो ये संविधान के भाग 14 में है, जिसे पब्लिक सर्विस और पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान है, जो संघ और राज्यों की अपनी सेवाएं हैं। ठीक है, तो 309 से 312 तक संविधान के भाग 14 में है। तो संविधान के भाग 14 में जो सेवाएं हैं वो 308 से 323 तक संविधान का भाग 14 है। लेकिन जो अखिल भारतीय सेवाओं की बात कही गई वो 309 से 312 के बीच में कही गई, ये आपको पता होना चाहिए। टोटल भाग 14 308 से 323 तक है, लेकिन ये जो है ये अखिल भारतीय ऑल इंडिया सर्विस की बात 309 से 312 तक की गई है। ठीक है, पब्लिक सर्विस और पब्लिक सर्विस कमीशन का इसमें प्रावधान है, और संघ और राज्यों की अपनी अपनी सेवाएं हैं। तो कैसे बटी हुई हैं, संघ की अलग है, राज्यों की अलग अलग हैं। जैसे केंद्र में क्या होता है, रुकिए, ये जो बात कर रहे हैं ना, ये थोड़ा हम ये गलती से पता क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया सर्विस, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाएं हेडिंग में डली है तो इसलिए दिमाग वहाँ चला गया। यही गलती नहीं होना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है, ये में जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सेवाएं और स्टेट गवर्नमेंट की सेवाओं की बात कर रहा है। ठीक है, 309 से 312 तक, ये अखिल भारतीय सेवाओं की बात नहीं है। अखिल भारतीयों की सेवाएं तो 312 के 2 में हैं हालांकि, पर 309 से 312 तक जो कहा गया है ना, संघ की और केंद्र की सेवाएं जो बटी हुई हैं, वो इसका मतलब ये है। इसमें आपकी जैसे IRS है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, जैसे जयशंकर प्रसाद हैं, वो पहले के IFS थे, जैसे राजदूत वगैरह बनते हैं। तो या फिर राज्यों में कही जाए तो तुम्हारा स्टेट सिविल सर्विस है, स्टेट पुलिस सर्विस है, जो तुम्हारा बिहार में BPS होता है, इस तरीके से SDM DSP वगैरह होता है, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक केंद्र सेवाएं और राज्य सेवाएं कहा जाता है। इन सेवाओं को क्या कहते हैं, केंद्र सेवाएं और राज्य सेवाएं। तो क्या है, ये जो केंद्र सेवाएं और राज्य सेवाएं हैं, जो केंद्र सेवाएं और राज्य सेवाएं कहा जाता है, इसमें पता क्या करना है, अनुच्छेद 309 में केंद्र को भी अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को 309 के माध्यम से ही
अपने अधीन सेवाएं गठित करने का अधिकार है। ठीक है, और इनने क्या किया है, इनने सीसीएस की चालू की, सेंट्रल सिविल सर्विस की बात की है, और ये जो कह रहे हैं ये स्टेट सिविल सर्विस की बात करते हैं, ये राज्य की स्टेट सिविल सर्विस की बात करते हैं, एससीएस की। ठीक है, स्टेट सिविल सर्विस स्टेट बनाते हैं, सेंट्रल सिविल सर्विस सेंटर बनाते हैं, वो भी अनुच्छेद 309 के तहत बनाते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं। इसमें हम आपको समझाते जाते हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुनना, कि कुछ चीज़ों को एक एक करके अलग अलग करके हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब किसी अन्य संघ की तरह केंद्र एवं राज्य की सेवाएं बटी हुई हैं। इसका मतलब हम आपको बताए थे, ये अनुच्छेद 309 से 312 संविधान के भाग 14 में जो पब्लिक सर्विस और पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान है, अर्थात संघ और राज्यों की अपनी अपनी सेवाएं होंगी, यही है बटी हुई का मतलब। ठीक है, और जैसे उदाहरण के तौर पे देखो तो आप आईआरएस को देख सकते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, आईएफ फॉरेन सर्विस। स्टेट पे देख सकते हो तो स्टेट सिविल सर्विस, स्टेट पुलिस सर्विस होती है, जैसे डीएसपी, एसडीएम वगैरह। ठीक है, अब केंद्र सेवाएं और राज्य सेवा, मतलब केंद्र, और इसमें क्या अखिल भारतीय सेवा आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस शामिल हैं। मतलब अनुच्छेद 312 का 2 कह रहा है कि संसद को यह शक्ति है कि वो नई अखिल भारतीय सेवा बना सकें। ठीक है, और जिस प्रकार हमने जैसे वो आईएफओएस बनाया है, वो क्या है, 312 के 2 के तहत ही तो बनाया है हमने, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है। तो 3 मान्य सेवाएं हमारे यहाँ हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस। ठीक है, इन सेवाओं के अधिकारी केंद्र और राज्यों के अंतर्गत उच्च पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। मतलब यह है कि अनुच्छेद 312 और अखिल भारतीय सेवा अधिनियम है 1951 का। ठीक है, तो इसमें जैसे उच्च सेवाओं पे मतलब आईएएस अधिकारी है जो कलेक्टर होता है, जिले में होता है। जॉइंट सेक्रेटरी होता है जो केंद्र की तरफ से होता है। कलेक्टर क्या होता है, स्टेट की तरफ से होता है। जॉइंट सेक्रेटरी जो होता है सेंटर की तरफ से होता है। ठीक है, और आईपीएस में एसपी स्टेट से होगा, और डीआईजी, सीबीआई वगैरह ये सेंटर की तरफ से होंगे। तो क्या कह रहा है, इन सेवाओं के अधिकारी केंद्र और राज्यों के अंतर्गत, केंद्र में कलेक्टर और केंद्र में जॉइंट सेक्रेटरी और राज्यों में कलेक्टर उच्च पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, और ये कौन सा नियम है, भारतीय सेवा अधिनियम 1951 है। ठीक है, परंतु इनकी नियुक्ति और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा किया जाता है। नियुक्ति और प्रशिक्षण कौन कर रहा है, केंद्र कर रहा है। तो इनकी एक ऑल इंडिया सर्विस रिक्रूटमेंट करके 1954 का एक इनका रूल्स है, उसके थ्रू 1954 के रूल्स से इनका नियुक्ति और प्रशिक्षण होता है। ठीक है, इनका चयन कौन करता है, चयन इनका यूपीएससी करता है, जबकि इनका प्रशिक्षण डीओपीटी जो केंद्र के अंदर एक मंत्रालय है वो करता है, डीओपीटी। ठीक है, आप जैसे मान लो यूपीएससी ने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस का चयन कर दिया, तो आईएएस का तो प्रशिक्षण लवासना में होता है। आईपीएस का प्रशिक्षण होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी जो हैदराबाद में है, और जबकि आईएफओएस का जो प्रशिक्षण होता है वो इग्निफा में होता है, इग्निफा में। ठीक है, ये इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी करके कुछ है। ठीक है, उसमें इनका आईएफओएस का प्रशिक्षण होता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे अब हम पता कहाँ पहुँच गए हैं, इन सेवाओं को केंद्र एवं राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता है। यहाँ हम लोग हैं, बता देते हैं आपको। मतलब क्या है, इन सेवा को केंद्र एवं राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता है। अब संयुक्त रूप से नियंत्रित करने का मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब बताइए। चलिए, इसका मतलब ये है कि इनका एक ऑल इंडिया सर्विस एक्ट है 1951 का, और जैसे कि मैंने ऑल इंडिया सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स 1954 बताए थे, वैसे इनका भी द्वैध नियंत्रण प्रणाली है। इनकी जो नियंत्रण प्रणाली है वो कैसी है, द्वैध है। मतलब केंद्र भी नियंत्रित करता है, राज्य भी नियंत्रित करता है। मतलब केंद्र में एक डीओपीटी मंत्रालय है। ठीक है, डीओपीटी मंत्रालय क्या करता है, इनके लिए नीतियां बनाता है, और राज्य इनको डेली बेसिस पे राज्य नियंत्रित करता है। ठीक है, जैसे आईएएस है कोई, आईएएस के कैडर कंट्रोल अथॉरिटी कौन है, आईएएस का कैडर कंट्रोल अथॉरिटी होगा डीओपीटी मंत्रालय। जबकि आईपीएस का कैडर कंट्रोल अथॉरिटी कौन होगा, एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसीलिए कहते हैं ना पुलिस गृह मंत्रालय में आती है। जबकि आईएएस कौन किसके अंतर्गत आते हैं, आईएएस डीओपीटी में आते हैं। और जो आईएफओएस होते हैं, भारतीय वन विभाग की जो सेवाएं होती हैं, वो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, MOEFCC। मैं क्या लिख दूं इस मंत्रालय को, आपको पता ही होगा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उसके तहत ये आता है। ठीक है, या इतना समझ गए होंगे आप। अब एक आगे क्या कह रहे हैं, इन पर पूर्ण नियंत्रण केंद्र सरकार का एवं तात्कालिक नियंत्रण राज्य सरकार का होता है।
देखो ये है, पूर्ण नियंत्रण तो केंद्र का होता है, तात्कालिक नियंत्रण किसका होता है? राज्यों का होता है। बताइए कैसे होता है पूर्ण नियंत्रण? देखिए, यदि कोई आईएएस अधिकारी है वो अनुशासनहीनता कर रहा है तो उसका निलंबन कौन करेगा? तो उसका निलंबन वहाँ की राज्य सरकार करेगी जिस कैडर का वो आईएएस अधिकारी है। लेकिन जब अंतिम निर्णय की बात की जाए तो अंतिम निर्णय डीओपीटी देगा। इसी का मतलब है कि इन पर पूर्ण नियंत्रण केंद्र सरकार का एवं तात्कालिक नियंत्रण राज्य सरकार का रहता है। इन्हें 1947 में, इन्हें 1947 में भारतीय सिविल सेवा, 1947 में भारतीय सिविल सेवा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब की बात कर रहे, के स्थान पर आईएएस को लाया गया और आईपीएस को लाया गया। भारतीय पुलिस के स्थान पर आईपीएस को लाया गया, जिसे संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में मान्यता दी गई। संविधान में क्या नाम दिया गया? संविधान में दिया है कि हम अखिल भारतीय सेवाएं बना रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार इन्हें मान्यता दी गई है। तो एक बात मुझे बताइए कि जैसे पहली भर्ती 1947-48 में हुई थी, किसकी? जैसे ब्रिटिश का जो आईसीएस था ना, इंडियन सिविल सर्विस, उसको भारत और पाक का जब विभाजन हुआ था तब आईएएस और आईपीएस में हम लोगों ने विभाजित किया था। तो ये समाप्त कैसे हुई? ये ऐसे ही समाप्त हो गई थी। पुरानी इंडियन सिविल सर्विस थी और पुरानी इंडियन पुलिस थी। आईसीएस को हमने ऐसे ही आईएएस में बदल दिया? नहीं भाई, इसके लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया था ना, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उसके तहत आईसीएस समाप्त हुई थी। और स्वतंत्र भारत ने क्या किया? ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 लाई और आईएएस आईपीएस को मान्यता दी। तो हम कौन सा एक्ट लाए थे? ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951। उसके माध्यम से हमने इन्हें मान्यता दी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये क्या है? वन सेवा की बात है। जैसे संविधान ने इन्हें अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में मान्यता तो दी थी, तो मान्यता किस अनुच्छेद के तहत दी थी? बताइए। क्योंकि संविधान ने इसे संघीय प्रशासनिक स्थिरता के लिए आवश्यक माना था। वल्लभ भाई पटेल कहते थे कि ये हमारे यहाँ स्टील फ्रेम है। तो इनको जो मान्यता दी गई थी वो अनुच्छेद 312 के 1 के तहत ही दिया गया था। मतलब देयर शैल बी ऑल इंडिया सर्विस कॉमन टू द यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक। ऑल इंडिया सर्विस कॉमन है केंद्र के लिए और राज्यों के लिए, और ये संविधान सभा के लिए संघीय प्रशासनिक स्थिरता के लिए आवश्यक है, ठीक है। अब आते हैं हम इसमें 1966 पे। 1966 में भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के बनाया गया, ठीक है। कब बनाएगा? 1966 में। मतलब ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 के तहत तो हमने आईएएस और आईपीएस को बना लिया था, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 से, ध्यान रखना। और हमारा देश वो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और संसद ने एक अधिसूचना जारी करी। इसी एक्ट के तहत संसद ने एक नोटिफिकेशन निकाला और संसद ने कहा हम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक्ट का गठन कर रहे हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का गठन कर रहे हैं। और पहली आईएफओएस की भर्ती है 1966 में हुई। और इसका कैडर मिनिस्ट्री कौन सी है? इसका कैडर मतलब नोडल मंत्रालय इसका कौन सा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मंत्रालय, ठीक है। अब आते हैं संविधान का अनुच्छेद 312 संसद को राज्यसभा का प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवाएं गठन करने का अधिकार देता है। हालांकि हमने कल भी आपको बताया था, आर्टिकल 312 राज्यसभा को 2/3 सदस्यों की उपस्थिति और बहुमत से पारित प्रस्ताव से आवश्यक है, ठीक है। इसका मतलब ये है, वो हम 249 की बात भी किए थे कल, ये ध्यान रखना। 249 और 312 दोनों में राज्यसभा के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति और बहुमत से पारित प्रस्ताव से आवश्यक है। मतलब 1990 में ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस भी हमने बनाने की कोशिश की थी। अनुच्छेद 312 के माध्यम से हमने 1990 में ऑल इंडिया अखिल भारतीय जुडिशियल सर्विस बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ, परंतु राज्यों के विरोध के कारण हम उसे लागू नहीं कर सके। इसलिए कोई भी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस नहीं बन पाई है। राज्यों ने विरोध क्यों किया था? अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बन जाती तो इस पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता। अगर इस पर भी केंद्र का नियंत्रण हो जाता तो राज्यों की स्वायत्तता जितनी आज हमें दिखती है ना, उतनी भी नहीं बचती, ठीक है। इसलिए राज्यों ने इसका विरोध किया था। यही तो आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं यहाँ, इन तीनों अखिल भारतीय सेवाओं में से प्रत्येक का आवंटन राज्यों की आवश्यकता अनुरूप किया जाता है। मतलब जितनी आपकी आवश्यकता है उतना ले जाओ, तथा इनमें से प्रत्येक में समान स्तर के अधिकारी होते हैं एवं उन्हें समान वेतन दिया जाता है। अच्छा, ये बात कह रहे हैं। मतलब ये 3 बातें इसमें बोले हैं।
3 बातें कौन कौन सी बोले? इन तीनों अखिल भारतीय सेवाओं में से प्रत्येक का आवंटन राज्यों की आवश्यकता अनुसार हम कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ऑल इंडिया सर्विस रूल्स है जो 1954 का, उसमें कैडर एलोकेशन की नीति दी गई है, ठीक है। कैडर एलोकेशन होता है इनका, फिर कैडर एलोकेशन होता है, किसी को बिहार कैडर मिलता है, किसी को पश्चिम बंगाल कैडर, किसी को तमिलनाडु कैडर मिलता है। हर आदमी चाहता है कि उसे होम कैडर मिल जाए और वो बहुत कम को मिलता है, ठीक है। आईएफ और आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को जो कैडर बांटा जाता है वो जोन के अनुसार बांटा जाता है। जोन के अनुसार ये जोन का जो जैसे जोनल कैडर एलोकेशन पॉलिसी है, इसकी शुरुआत 2017 से हुई है। जो जोनल कैडर एलोकेशन पॉलिसी है ना, इसकी शुरुआत कब से हुई है? 2017 से हुई है, ठीक है। इसलिए इसमें कैडर का आवंटन होता है। एक तो एक बात, दूसरी बात इन्होंने कहा है प्रत्येक में समान स्तर के अधिकार एवं वेतन प्रदान किया जाता है। मतलब आज आप 7th पे कमीशन उठा के पढ़ लो और उसकी रिकमेंडेशनें देख लो, तो अखिल भारतीय सेवाओं के लिए पे मैट्रिक समान होता है, चाहे वो आईएएस बनो, चाहे आईपीएस बनो, चाहे भारतीय वन सेवा में जाओ आप। मतलब आईएएस आईपीएस आईएफएस के जो पे लेवल समान होते हैं। लेवल 10 से शुरुआत हुई थी, लेवल 17 पे समाप्त स्वाहा हो जाता है। और भाग 17 में क्या है? भाग 17 में भाषाएं हैं, 300 राजभाषा वगैरह हैं, 343 से 351 तक भाग 17 है। तो भाग 10 से चालू होता है, भाग 17 पे स्वाहा हो जाता है। लेवल 10 से शुरू, लेवल 17 पे खत्म। लेवल 10 का बेसिक पे होता है 56,100 होता है। भाग 17 का लेवल 17 का बेसिक पे आप देख लेना, वो बहुत कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होता है लेवल 17 में, ठीक है। और लेवल 10 में इनिशियल लेवल पे शुरुआत होती है इन लोगों की, ठीक है। इतना हो गया। अब हम आते हैं नीचे। यद्यपि अखिल भारतीय सेवाएं राज्य की स्वायत्तता और संरक्षण को सीमित कर संविधान के संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं, तो फिर भी इन सेवाओं का समर्थन निम्नांकित आधार पर किया जाता है। मतलब ये कैसे सीमित करती हैं? आपके दिमाग में एक प्रश्न उठना चाहिए, अखिल भारतीय सेवाएं राज्य की स्वायत्तता को कैसे सीमित करती हैं? इसमें तो लिखा है यद्यपि अखिल भारतीय सेवाएं राज्य की स्वायत्तता और संरक्षण को सीमित करती हैं और संविधान के संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं, ठीक है। फिर भी हमने इन सेवाओं का समर्थन किया है निम्नांकित आधार पर, जो नीचे में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखो ये क्या होता है? यह संवैधानिक व्यवहारिकता का जो पॉलिटिकल डायमेंशन है, और ये हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवहारिकता का जो पॉलिटिकल डायमेंशन है उसे यूनियन वाइज कहते हैं, कि संघ की तरफ थोड़ा हमारा झुकाव है। ये जैसे मान लो जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जैसे राज्य सरकारें कई बार, और राज्य सरकारों का आरोप आप आमतौर पर देख रहे हैं, अखिलेश यादव खुल के कहते थे आईएएस आईपीएस की हमें कोई ज़रूरत नहीं है जब वो मुख्यमंत्री थे, तो ठीक है। तो राज्य सरकारें कई बार आरोप लगाती हैं कि केंद्र आईएएस अधिकारियों का सेंट्रल डिप्यूटेशन कर उन्हें राज्य से हटा लेते हैं, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में 2021 में कोई अलापन बंदोपाध्याय, उनका भी कोई प्रकरण हुआ था 2021 के आसपास पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो मतलब राज्यों का यही आरोप है कि जैसे ही हम इन्हें बढ़िया सा काम करवाते हैं तो आप सेंट्रल डिप्यूटेशन पे बुला लेते हैं। मतलब केंद्र की तरफ बायस हैं, ये केंद्र से डरते हैं। आईएएस आईपीएस हमेशा केंद्र से डरते हैं, ठीक है। एक तो बात ये हो गया। फिर हम इन सेवाओं का समर्थन किन आधारों पर कर रहे हैं, तो अब हम यही देखते हैं। फिर हमें इन सेवाओं की ज़रूरत क्या है जब ये केंद्र की ओर बायस होती हैं? हम लोग क्यों इन सेवाओं को रखे हुए हैं? हटा दें भाई, हटा देंगे ना तो देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए ये सेवाएं बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए झेल रही हैं सरकारें, ठीक है। और बहुत ज़रूरी भी हैं इन सेवाएं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, हर कोई तो आईएएस आईपीएस ही बनना चाहता है। तो इन सेवाओं का समर्थन निम्नांकित आधार पर किया जाता है। तो पहला आधार हम देख लेते हैं। पहला आधार देखते हैं, केंद्र एवं राज्य में उच्च स्तरीय प्रशासन के रखरखाव में। मतलब ये सेवाएं होंगी तो केंद्र और राज्यों में कैसा प्रशासन होगा? उच्च स्तरीय प्रशासन होगा। इससे आप क्या समझते हैं, बताइए, बोलिए। केंद्र और राज्यों में ये सेवाएं कैसे उच्च स्तरीय प्रदर्शन करती हैं, ये मुझे जानना है आपसे। देखो एक बात बताता हूं आपको, अभी हमने आर्टिकल पढ़े थे जो 258 का ए है, वो क्या कह रहे थे कि केंद्र कोई काम देगा राष्ट्रपति के आदेश से तो राज्य करेगा, और राज्य राष्ट्रपति की सहमति से कोई काम उन्हें दे देगा तो केंद्र करेंगे। तो एक बात क्या होती है, एक आदान प्रदान की बात होती है। इसी आदान प्रदान में जो आईएएस अधिकारी होते हैं राज्य स्तरीय प्रशासन में नीतियों को केंद्र से जोड़ने के सेतु के रूप में कार्य करते हैं।
मान लो स्मार्ट सिटी मिशन है, स्मार्ट सिटी मान के लो है भी स्मार्ट सिटी मिशन है, तो उसका क्रियान्वयन कौन करेगा? उसका क्रियान्वयन राज्य सरकार के आईएएस अधिकारी करेंगे। और संविधान सभा की बहसों में भी डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ऑल इंडिया सर्विसेज आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रशासन का स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हमें ऑल इंडिया सर्विस की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर अंबेडकर खुद कह रहे हैं, तो आप आगे ना समझ में। केंद्र एवं राज्य में उच्च स्तरीय प्रशासन के रख रखाव में। अब दूसरी बात पे हम चलते हैं। पूरे देश में प्रशासनिक एकीकरण व्यवस्था सुनिश्चित करने में मदद करती हैं। ये देखिए नंबर 2 पे लिखा है, नंबर 2 ये देखिए, पूरे देश में प्रशासनिक एकीकरण व्यवस्था सुनिश्चित करने में लिखा है ना ये बात। तो कैसे प्रशासनिक एकीकरण व्यवस्था सुनिश्चित करती है पूरे देश में? अनुच्छेद 312 की मूल मंशा यही थी कि हमारे देश का ये प्रशासनिक एकीकरण अर्थात नेशनल इंटीग्रेशन कैसा होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी की तरफ होना चाहिए, मतलब प्रशासनिक एक रूपता होना चाहिए, तभी हम राष्ट्रीय एकता बना के रख सकते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 312 रखने की मूल मंशा यही थी हमारे संविधान निर्माताओं की। और सभी राज्यों में समान नियमावली हो, सेवा आचरण संहिता समान हो, प्रशिक्षण व्यवस्था और एकीकृत प्रशासन बना रहेगा। मतलब सभी राज्यों में समान नियमावली हो, सेवा आचरण संहिता और प्रशिक्षण व्यवस्था से एकीकृत प्रशासन बना रहेगा। मतलब ऐसा है कि देख लीजिए, जो अधिकारी होते हैं ना, आईएएस आईपीएस अधिकारी होते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो चाहे वो बिहार में हो, उनका कार्य लगभग समान होता है। मतलब उनकी नियमावली भी समान है, उनकी आचरण संहिता भी समान है, उनकी प्रशिक्षण की ट्रेनिंग भी सबकी, मतलब सेम आईपीएस यूपी में भी जाता है, वही आईपीएस सेम जगह पे वल्लभ भाई पटेल की नेशनल वो पुलिस अकेडमी है हैदराबाद वाली, उसी से ट्रेनिंग करके यहाँ बिहार में आता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई यूपी में अच्छे अधिकारी जाते हैं बिहार में खराब आते हैं। तो ठीक है, इसका मतलब यही है। और पूरे देश में प्रशासनिक एकीकरण बना रहा है, यही हमारे अनुच्छेद 312 की मूल मंशा है। ठीक है, एक तो 2 हो गया। तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरे नंबर पर क्या कह रहा है? केंद्र एवं राज्य के सामूहिक हितों के संबंध में सहयोग एवं संयुक्त कार्यों में, मतलब केंद्र एवं राज्यों के सामूहिक हितों के संबंध में सहयोग सुनिश्चित करती हैं। कौन? ये अखिल भारतीय सेवाएं। कैसे सहयोग सुनिश्चित करती हैं ये हम समझते हैं। मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती हैं, अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, इनका स्ट्रक्चर ज्वाइंट कैडर वाला होता है, जो केंद्र और राज्य दोनों की साझी जिम्मेदारी है। क्योंकि इन पे तात्कालिक नियंत्रण तो राज्यों का होता है और ये परमानेंट और अंतिम नियंत्रण किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है, उनके डीओपीटी मंत्रालय का होता है। आईएएस की बात करें तो वैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का होता है। तो आईएएस अधिकारी राज्य में नीति लागू करते हैं, फिर वही अधिकारी जो आईएएस अधिकारी राज्य में नीतियाँ लागू कर रहे हैं, फिर वही अधिकारी केंद्र में नीति निर्माण में योगदान देते हैं। जैसे नीति आयोग में जो आईएएस अधिकारी नियुक्त हैं, पहले वो आईएएस अधिकारी राज्यों में काम कर चुके हैं, अब वही नीति आयोग के माध्यम से केंद्र में नीतियाँ निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्या है? इससे पता क्या होगा? इससे ये होगा कि केंद्र एवं राज्यों के जो सामूहिक हितों के संबंध में सहयोग सुनिश्चित होगा। आपने राज्य में भी काम किया, अब आप केंद्र में डिप्यूटेशन पर आके काम कर लीजिए। एक बात, ठीक है। ये तो हमने यहाँ तक तीसरा पॉइंट भी हो गया ये वाला। अब हम आते हैं संविधान सभा में अखिल भारतीय सेवाओं को उचित बताते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संघीय व्यवस्था में द्वैध नीति को सभी संघीय व्यवस्था में अपनाया गया है। मतलब डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं द्वैध नीति की बात, कि जितनी भी संघीय व्यवस्थाएं, चाहे अमेरिका की हो, चाहे कनाडा की हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो, चाहे भारत की हो, जहाँ भी फेडरल और यूनियन का सिस्टम है, हर जगह द्वैध नीति को अपनाया और हम भारत में भी अपना रहे हैं। ठीक है। और ये संविधान सभा की कार्रवाई जो चल रही थी ना, उसमें डॉक्टर अंबेडकर का कथन है ये बात। ठीक है, ऐसे ही नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था यूनियन हैज टू डिपेंड ऑन स्टेट्स। मतलब यूनियन क्या है? संघ डिपेंड किस पे डिपेंड होगा? स्टेट्स पे। और किसके लिए होगा? फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स लॉज। आपने अब जो कानून बना रहा है उनके एग्जीक्यूशन के लिए। और ऑल इंडिया सर्विस और इस एग्जीक्यूशन को कौन इंश्योर करेगा? ऑल इंडिया सर्विस इंश्योर दैट लिंक। मतलब उनका अगर पूरा कोट बताएं तो ये है कि यूनियन हैज टू डिपेंड ऑन स्टेट्स फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स लॉज, हेंस ऑल इंडिया सर्विसेज इंश्योर दैट लिंक। ठीक है, ये खुद डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे। और संविधान ने भी बिना किसी भेदभाव के राज्यों को यह अधिकार दिया है कि वे अपनी लोक सेवाओं का गठन करें। तो राज्य अपनी लोक सेवाओं का गठन कैसे करते हैं? राज्य अपनी लोक सेवाओं का गठन अनुच्छेद 309, अनुच्छेद 310 और अनुच्छेद 311 के माध्यम से करते हैं। राज्य अपनी सेवाएं बना सकते हैं और उनके कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकते हैं। 309, 310, 311। जबकि 312 जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं की राज्यसभा बताती है, वो बात है। ठीक है।
प्रत्येक राज्य की अपनी सेवा होती है। जैसे राजस्थान की बात करें तो वहाँ RAS है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जैसे हमारे यहाँ IAS है भारत में, वैसे राजस्थान में RAAS है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उत्तर प्रदेश में UPPCS है, MP में MP स्टेट MPPSC है। MPPSC के तहत MP स्टेट पुलिस सर्विस के लोग जाते हैं। कौन से अनुच्छेद से जाते हैं, किसी ADM से पूछना आप किस अनुच्छेद के तहत ADM बने हैं, तो बताएगा हम अनुच्छेद 309, अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311। जो सेवाओं के लिए जो मतलब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संघीय व्यवस्था में द्वैध नीति को सभी संघीय व्यवस्था में अपनाया गया है, ठीक है। और सभी संघीय व्यवस्थाओं में संघीय सिविल सेवा एवं प्रांतीय सिविल सेवाएं पाई जाती हैं। और भारतीय संघ में भी द्वैध नीति तथा 2 प्रकार की सेवाएं होगी, किंतु इसका एक अपवाद भी होगा, ठीक है। यह जो अपवाद हैं यही अखिल भारतीय सेवाओं की बात कर रहे हैं। यह पाया गया कि प्रत्येक देश में प्रशासन में कुछ विशेष पद प्रशासन के स्तर को बनाए रखने के लिए रणनीतिक पद कहे जाते हैं। तो IAS IPS के पद कहते हैं रणनीतिक पद हैं। निसंदेह प्रशासन का स्तर इन रणनीतिक पदों पर नियुक्त किए जाने वाले लोक सेवकों की दक्षता पर निर्भर करता है। अंबेडकर साहब काफ़ी डिटेल में बोलते थे। उन्होंने कहा कि हर जगह संघीय सिविल सेवाएं, प्रांतीय सिविल सेवाएं होती हैं, भारत में भी हैं, पर इनका एक अपवाद भी है, हम अखिल भारतीय सेवाएं भी लागू करने वाले हैं। और ये कैसे पद हैं, ये हमारे यहाँ रणनीतिक पद हैं, ठीक है। मतलब प्रत्येक देश में प्रशासन में कुछ विशेष पद ऐसे होते हैं जो प्रशासन के स्तर को बनाए रखते हैं तथा इन्हें रणनीतिक पद कहा जाता है। और हालांकि कोई पद किसी प्रशासन के स्तर को नहीं बना के रख सकता, हालांकि वो लोक सेवक भी दक्ष होना चाहिए, इसीलिए UPSC भर्ती लेती है, ठीक है, क्योंकि दक्ष लोक सेवक की जरूरत थी। संविधान ने भी बिना किसी भेदभाव के राज्यों को अधिकार दिया है कि वे अपनी लोक सेवाओं का गठन करें तथा अखिल भारतीय सेवा हेतु अखिल भारतीय स्तर पर इनका आयोजन करें। मतलब राज्य भी क्या कर सकते हैं, मतलब राज्यों से कहा गया है कि आप अपने राज्यों में क्या करें, उत्तर प्रदेश PCR, बिहार PSC को आप गठित करने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और जब अखिल भारतीय सेवा की बात आएगी, IAS IPS की बात आएगी, तो हम अखिल भारतीय स्तर पर इनका आयोजन करेंगे, ठीक है। और जिसके द्वारा चयनित प्रशासकों हेतु अखिल भारतीय सेवाओं के समान वेतन भत्ते होंगे तथा इन्हें रणनीतिक या मुख्य पदों पर नियुक्ति के समान अवसर होने चाहिए। इन्हें हम थोड़ा आपको फिर से समझा देते हैं। मतलब ये संविधान ने भी बिना किसी भेदभाव के राज्यों को यह अधिकार दिया है कि वे अपनी लोक सेवाओं का गठन करें। तो 309, 310, 311 के माध्यम से हर स्टेट में अपनी अपनी उनकी लोक सेवाएं होती हैं। अखिल भारतीय सेवाएं हेतु अखिल भारतीय स्तर पर इनका आयोजन किया जाए। मतलब UPSC का नाम सुना होगा, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग जो संघ के अधीन सेवाएं हैं, जो वो किसमें आती हैं, भाग 14 में आती हैं। भाग 14 308 से 323 तक है। तो 309, 310, 311 राज्यों की सेवाओं की बात करता है, स्टेट PSC की बात करता है, जबकि 315 UPSC की बात करता है। 315 से 323 तक जो प्रावधान है UPSC है, और इन्हीं आर्टिकल के माध्यम से इनका चयन होता है। 315, 316, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती ये तो राष्ट्रीय स्तर पर है, ठीक। अब आपको बताएं तो IAS है, IPS है, IFS है, ये अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षाएं इनकी होती हैं, ठीक है। अब रही बात समान वेतन भत्ते तथा रणनीतिक या मुख्य पदों पर नियुक्ति के समान अवसरों की बात रही, तो ऐसा है हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में भाग 14 में भी है। भाग 14 में ये है, क्या है भाग 14 में, तो ये है 308 से 323 तक। भाग 14 जो राज्य और केंद्र के अधीन सेवाएं और अखिल भारतीय सेवाओं की बात करता है, भाग 14 है। और अनुच्छेद 14 क्या कर रहा है, समानता के अधिकार की बात कर रहा है, विधियों के समान संरक्षण की बात कर रहा है, इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14। एक तो इसके तहत इन लोगों को समान रखा गया, दूसरा पे कमीशन पैरिटी भी है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ 7वां वेतन आयोग है, वो पे कमीशन पैरिटी के लिए है। और एडमिनिस्ट्रेटिव पैरिटी को बनाए रखने हेतु समान वेतन की नीति अपनाई गई है। ऐसा नहीं है बिहार के IAS को कम मिले, यूपी के IAS को ज़्यादा वेतन मिले, नहीं भाई। IAS हो, IPS हो, IFS हो, इनका पे लेवल पैरिटी बराबर होता है। प्रमोशन और नॉर्म्स भी इनके समान होते हैं। सबका प्रमोशन ऐसा नहीं होता कि हमें यूपी कैडर मिल गया तो भाई हम बहुत पीछे रह जाएंगे, वो कर्नाटक कैडर मिल गया तो बहुत आगे निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसका थोड़ा सा आपको और समझा देता हूँ। जैसे सेंट्रल सर्विस हैं, ये संघीय सेवाएं होती, केंद्र सरकार की जो सेवाएं होती हैं, जैसे रेलवे की कोई सेवा हो जाएगी ऐसे करके, तो इनके नियंत्रक प्राधिकरण कौन का होगा, केंद्र सरकार नियंत्रक करेगी इसका, सेंट्रल सर्विस को। और जैसे इनमें कौन सा इनका आर्टिकल होगा, आर्टिकल 309, ठीक है।
जबकि आर्टिकल 309 किसका होता है? आर्टिकल 309 राज्य सेवाओं का भी होता है, जो तुम्हारे यहाँ पर राज्य में उत्तर प्रदेश पीएससी, बिहार पीएससी, ये भी इनका संवैधानिक आधार, इनका भी अनुच्छेद 309 है, ठीक है। और पर इनके नियंत्रक प्राधिकरण कौन होगा? इनका नियंत्रक प्राधिकरण राज्य सरकार होगा, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार रेलवे की सेवा वगैरह का जो IRS होता है, IFS, भारतीय विदेश सेवा होती है, इसका नियंत्रक प्राधिकरण कौन होगा? केंद्र सरकार। जबकि जो तुम्हारे DSP वगैरह हैं, SDM वगैरह हैं, ये भी अनुच्छेद 309 समान अनुच्छेद से हैं, इनका नियंत्रक प्राधिकरण राज्य सरकार, मतलब नियंत्रक प्राधिकरण बदलेगा। अखिल भारतीय सेवाओं का नियंत्रक प्राधिकरण राज्य सरकार और केंद्र सरकार संयुक्त रूप से होगी, और इनका आर्टिकल भी बदल जाएगा। इनका आर्टिकल है 312 और ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951, इसके माध्यम से 3 सेवा IAS, IPS, IFS। इतना समझे? अब ऐसा करते हैं, हम आपको कुछ ये अनुच्छेद याद करा देते हैं। इतना आपको बताए हैं तो अनुच्छेद आपको याद कर लेना चाहिए। जैसे मान लो 309 है, 309 क्या कह रहा है? मतलब सेवाओं के लिए नियम बनाने की शक्ति। आप सेंट्रल सेवा दे दो, उसके लिए नियम बना लो, चाहे स्टेट PSC के लिए नियम बनाओ, इसके लिए नियम बनाने की शक्ति 309 में है, ठीक है। मतलब अपने कर्मियों के लिए लॉ बनाने का राइट देता है 309, ठीक है। इतना समझे? अब आते हैं हम 310 पे। 302 कह रहा है कि इनका जो टेन्यूअर है, कार्यकाल जो होगा, वो जैसे सेंट्रल सर्विस में तो ये होगा राष्ट्रपति के प्लेजर पर, प्रेसिडेंट के प्लेजर पर, और जैसे कि स्टेट की सर्विस में है तो आप रहोगे गवर्नर के प्लेजर पर, गवर्नर पे, ठीक है। मतलब इनकी संतुष्टि तक आप रहोगे। 310 कह रहा है, इनके प्लेजर की बात कर रहा है 310। 311 क्या कहता है? 311 कहता है लोक सेवाओं के संरक्षण की बात करता है। मतलब ये 11 हो गया, इसके बीच में बेचारा एक लोक सेवक खड़ा है, तो उसका संरक्षण ये करती हैं। जो 311 है, इनका लोक सेवाओं के संरक्षण की बात कर रहा है। प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्री डिसमिसल की बात करता है 311, ठीक है। आर्बिट्री डिसमिसल से इनकी रक्षा कौन करता है? 311, ठीक है। 312 किसकी बात कर रहा है? यही मेन अनुच्छेद है, जो राज्यसभा जो करती है ये नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने की बात कर रहा है। नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाओ आप। और 312 में राज्यसभा क्या करती है? राज्यसभा 2/3 बहुमत से इसका प्रस्ताव लाती है। जैसे इसके लिए लाए थे, फॉरेस्ट की जो सर्विस थी उसके लिए लाए थे, वैसे ही इनके लिए लाते हैं, ठीक है। और 312 का ये है, वो पुराने सेवाओं के अधिकारियों को, मतलब उनके राइट्स को सुरक्षित करती है। एक्सिस्टिंग ऑफिसर राइट्स को प्रोटेक्शन करती है, मतलब उनके अधिकारों को सुरक्षित करती है, जो पुराने सर्विस है। 312 का ए, ठीक है। 312 का ए, ठीक है। इतना समझे? और ये अखिल भारतीय सेवाएं हमने क्यों बना के रखा है? तो केंद्र कहता है कि हमने प्रशासनिक उच्च स्तरीय प्रशासनिक नियंत्रण के लिए बनाया है। राज्य कहते हैं कि दक्ष प्रशासन और नीति स्थिरता के लिए, जबकि हमारा संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है समन्वय और गुणवत्ता के संतुलन के लिए ऐसी अखिल भारतीय सेवाएं जरूरी हैं। पर इनकी आलोचना इस स्तर पर की जाती है कि राज्यों की स्वायत्ता में ये हस्तक्षेप करती हैं। केंद्र का कैडर एलोकेशन पक्षपाती भी हो सकता है, और एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के विरुद्ध हैं ऑल इंडिया सर्विस, मतलब केंद्र को वरीयता देती हैं राज्यों पर, ठीक है। इस आधार पर इनकी आलोचना की जाती है। और एक इनसे रिलेटेड कुछ आप ईयर भी याद रखना। आप इनसे रिलेटेड आपको कौन से ईयर? एक तो 1947-48 को याद रखो। 47-48 क्या हुआ था? ये हमारा जो स्वतंत्रता अधिनियम आया था ना 1947 का, उसमें क्या हुआ था? ICS के स्थान पर बनाया था, ICS के स्थान पर IAS बनी, और IP के स्थान पर बनी IPS, ठीक है। एक तो ये हो गया इनका। एक 1951 का वो है, एक एक्ट, उसके ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद आपका नंबर आता है 1966 की बात करते हैं हम। 1966 की बात करें तो ये इसने IFOS का गठन हुआ था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का गठन हुआ था। और किस अनुच्छेद से हुआ था? ये तीनों का होता है 312 से। 312, ठीक है, 312 से होता है अनुच्छेद 312 से। फिर आ जाओ आप 1990 में। 1990 में कोशिश हुई थी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाने की, 1990 में। उसका नाम क्या होगा? AIJS, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का प्रस्ताव रखा था, राज्यसभा में रेजोल्यूशन हुआ था अनुच्छेद 312 के तहत, ठीक है। 2017 में इन लोगों की कैडर एलोकेशन पॉलिसी चेंज हुई, अर्थात जोनल के हिसाब से इनका कैडर एलोकेशन होता 2017 में।
2020 में जब कोविड आया तो आईएएस आईपीएस अधिकारियों की जो केंद्र राज्य में संयुक्त रूप से तैनाती हुई थी, ठीक है, अनुच्छेद 312 से और ऑल इंडिया सर्विस एक्ट के कोऑर्डिनेशन के माध्यम से उनका हुआ था। एक फेमस बात है, पश्चिम बंगाल के एक आईएएस अधिकारी थे, उन्हें अलापन बंदोपाध्याय, उनका एक केस है, उसे थोड़ा जान लेते हैं। देखिए इसमें क्या विवाद रहा, जो अलापन बंदोपाध्याय का क्या प्रकरण था, ये समझ लेना, ये भारत के संघीय ढांचे और अखिल भारतीय सेवाओं के नियंत्रण से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं संवैधानिक विवाद था। उसका विवाद अलापन बंदोपाध्याय, ये क्या थे, एक सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी थे, अलापन बंदोपाध्याय, ठीक है। ये कहाँ थे, पश्चिम बंगाल में, WB में थे, WB में। और कब का मामला है, 2021 का मामला है, 2021। इसमें हम समझते हैं, मतलब ये संघीय ढांचे और अखिल भारतीय सेवाओं के नियंत्रण से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं संवैधानिक विवाद है। जब केंद्र और राज्य के बीच सर्विस कैडर नियंत्रण और कार्यपालिका की स्वायत्तता और संघवाद की जो भावना के लिए ये मतलब ये एक लैंडमार्क है। मतलब केंद्र और राज्य के बीच सर्विस कैडर एलोकेशन, कार्यपालिका की स्वायत्तता, सरकार की जो कार्यपालिका होती है उसकी स्वायत्तता और संघवाद की जो भावना होती है, उसके लिए महत्वपूर्ण लैंडमार्क चीज़ है। इसे हम थोड़ा समझते हैं। अलापन बंदोपाध्याय 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उस कब के 87 बैच के आईएएस अधिकारी, उस समय पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव थे 2021 में, ठीक। पश्चिम बंगाल के कौन थे, मुख्य सचिव थे, मुख्य सचिव, ठीक, इतना समझे। अब क्या बात हुआ कि 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके थे मई 2021 में, और प्रधानमंत्री गए थे कहाँ, चक्रवात यास के लिए। बीजेपी हार गई थी ममता बनर्जी से, आपको पता होगा। एक था चक्रवात यास, उसके लिए मीटिंग करने के लिए कौन गया था, प्रधानमंत्री कहाँ गए थे, पश्चिम बंगाल में। इसके बाद ये क्या गए, ये उसमें उपस्थित नहीं हुए, ने मतलब प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं किया, जबकि वहाँ के मुख्य सचिव ये थे, लेकिन इन्हें प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए था, नहीं किया, तो इससे केंद्र नाराज हुआ। केंद्र सरकार ने उन्हें तत्काल प्रभाव से दिल्ली बुला के, यार सेंट्रल डेपुटेशन पे दिल्ली बुला लिया, ठीक है। तो फिर उनने क्या किया, उनने इस्तीफा दे दिया। तो राज्य सरकार ने जैसे ही उनकी सेवानिवृत्ति हुई और उन्हें क्या कर दिया, आपने यहाँ चीफ एडवाइजर के पद पर नियुक्त कर दिया। राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद इन्हें अलापन बंदोपाध्याय को चीफ एडवाइजर बना दिया राज्य सरकार ने, ठीक है। मतलब केंद्र के आदेश का पालन नहीं हो सका, राज्य ने होने नहीं दिया, ठीक है। एक तो ये है। अब इससे संबंधित कुछ अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए। 309 है, जो क्या कहता है, केंद्र और राज्य की सेवाओं की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों से संबंधित नियम बनाने की शक्ति है। केंद्र एवं राज्य सेवाओं की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों से संबंधित नियम बनाने की शक्ति 309 में है। और 310 क्या कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर की बात करता है। मतलब कोई आईएएस अधिकारी हो या फिर किसी स्टेट का अधिकारी हो, राष्ट्रपति या राज्यपाल की इच्छा अनुसार ही सेवा में रह सकता है, ठीक है। और अनुच्छेद 312 कहता है कि अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विस की स्थापना हेतु संवैधानिक आधार की बात करता है। और ऑल इंडिया सर्विस एक्ट है 1952-51 वाला, जो अखिल भारतीय सेवाओं की संरचना और नियंत्रण से संबंधित वैधानिक प्रावधानों की बात करता है। 312 किसकी बात कर रहा है, 312 बात कर रहा है अखिल भारतीय सेवाओं की, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस की। ठीक है। एक तो ये, अब विवाद का जड़ क्या, केंद्र क्या कह रहा है, केंद्र सरकार कह रही है कि हमने, प्रधानमंत्री जी गए और वो वहाँ के मुख्य सचिव साहब थे, वो केंद्र सरकार की उनने अवहेलना की, प्रधानमंत्री की बैठक में भाग नहीं लिया, अतः उन्हें हम तत्काल दिल्ली डेपुटेशन पर बुला रहे हैं, उन्हें दिल्ली में रिपोर्ट करना चाहिए, उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि ये अखिल भारतीय सेवाएं तो केंद्र की होती हैं, ठीक है। राज्य कह रहा है कि केंद्र का आदेश जो है वो राजनीतिक प्रेरित है, राज्य सरकार की सहमति के बिना किसी अधिकारी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं बुला सकते, क्योंकि ये रूल 6 का वन की बात कर रहा है। कौन से, एक जो है, एक वो है कौन सा, आईएएस कैडर रूल्स 1954 है, जो अभी हमने बताया थे, कैडर रूल्स 1954, कैडर रूल्स 1954 है, उसमें एक है 6 का वन, उसकी बात कर रहा है कौन, राज्य कह रहा है कि ये उसका उल्लंघन है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मतलब लड़ाई इस बात पे है कि क्या केंद्र सरकार राज्य सरकार की असहमति के बावजूद किसी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी को केंद्र की सेवा में बुला सकती है कि नहीं बुला सकती है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग कुछ मेंस के दृष्टिकोण से इसे समझते हैं। जैसे मान लो ये अलापन बंदोपाध्याय केस के बारे में, जैसे कोई केस आ जाए तो आपको लिखना होगा, तो आप लिखना संघीय संतुलन पर प्रश्न चिन्ह है। अखिल भारतीय सेवाओं का मूल उद्देश्य है केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक एकता बनाए रखना, ठीक है।
परंतु यह प्रकरण इस बात को बताता है कि केंद्र की प्रमुखता बनाम राज्य की स्वायत्तता के बीच संतुलन भी बिगड़ सकता है। केंद्र प्रमुख है कि राज्य स्वायत्त है, इसी का ये टकराव है अलापन बंदोपाध्याय केस। ठीक है, राजनीतिक संवेदनशीलता, अब दूसरा हेडिंग डालना राजनीतिक संवेदनशीलता। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजनीतिक मतभेदों से प्रभावित था ये निर्णय। विशेषकर स्पष्ट लिख देना, कुछ ऐसी बात नहीं है, स्पष्ट लिख देना, भाजपा और केंद्र में भाजपा की सरकार और राज्य में तृणमूल कांग्रेस, मतलब दो विरोधी सरकारें होने के कारण ऐसी राजनीतिक संवेदनशीलता उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, मतलब केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, तब ऐसे प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होते हैं, नहीं अभी तक नहीं होते हैं। ठीक है, इससे पता क्या होता है, इससे प्रशासनिक पदों पर राजनीतिक दबाव बनता है और कार्यपालिका की जो निष्पक्षता है उस पर प्रश्न उठ जाते हैं। कार्यपालिका राज्य की तरफ से रहेगी, केंद्र की तरफ से रहेगी, क्या निष्पक्ष रहेगी। ठीक है, यहाँ निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। ठीक है, तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, अर्थात प्रशासनिक नैतिकता। तीसरी हेडिंग डालना प्रशासनिक नैतिकता। आईएएस अधिकारी की नैतिक जिम्मेदारी है, या फिर कोई भी अखिल भारतीय सेवक है उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वह केंद्र और राज्य दोनों के प्रति निष्ठावान रहे, परंतु जब दोनों में टकराव हो तो नैतिक निर्णय लेने में उसे नैतिक निर्णय ही लेना चाहिए। ठीक है, ये हो गया ये। अब इसका और ज़्यादा हम थोड़ा अलग अलग आयामों से समझेंगे इसे। अब इसके आते हैं संवैधानिक निहितार्थों पे, इसके आते हैं। देखो, संवैधानिक संघवाद की बात की जाए, इसमें हेडिंग डलेगी संवैधानिक संघवाद। तो इसमें क्या हम बताएंगे कि ये संघवाद की जो भावना है, अर्थात स्पिरिट ऑफ लॉज है, अर्थात स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है, इसको चुनौती मिली है। कैसे? यहाँ हमारा संविधान क्या हम लोग बात करते हैं सहकारी संघवाद की, अर्थात कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, पर यहाँ हमें कौन सा फेडरलिज्म दिखाई दे रहा है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जब कभी सहकारी संघवाद की आलोचना करनी हो तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के रूप में हम इसका उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, एक बात। ठीक है, दूसरा है अखिल भारतीय सेवाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब इस अखिल भारतीय सेवाओं पर यदि कोई मेंस में क्वेश्चन आएगा तो आप स्पष्ट लिखना कि अलापन बंदोपाध्याय केस है ये केंद्र और राज्य के बीच, मतलब हमारे जो आईएएस अधिकारी हैं या अखिल भारतीय अधिकारी हैं, केंद्र और राज्य दोनों के बीच खिंचाव में फंस सकते हैं। ठीक है, और रही बात प्रशासनिक निष्पक्षता की, तो अधिकारियों का भी राजनीतिकरण होता है, जैसे कहते नहीं अपराधियों का राजनीतिकरण, वैसे एक हेडिंग भी डल सकती है अधिकारियों का राजनीतिकरण। ठीक है, इससे अधिकारी के राजनीतिकरण का खतरा बढ़ता है, और अधिकारियों का जब राजनीतिकरण होता है तो शासन में उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और रही बात इसमें कुछ सुधारों की आवश्यकता है, तो आप अपने कहना के मतलब कुछ ऐसा वे फॉरवर्ड करके लिखेंगे तो लिखना कानूनी सुधारों की आवश्यकता है, कैडर रूल्स में संशोधन होना चाहिए, इसकी व्याख्या स्पष्ट होना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार के विवाद उत्पन्न ना हो। ठीक है, और रही बात न्यायिक और संस्थागत दृष्टिकोण, जैसे जुडिशियल व्यू हम लोग लिख सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव से लिख सकते हैं। तो जुडिशियल व्यू में जाएगा कि जैसे संघ के अधीन सेवाएं हैं, भाग 14 में, भाग 14 के ए में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात है, जो 42वां संशोधन 1976 के माध्यम से इंदिरा गांधी सरकार के टाइम पे जुड़ा था। कैट सेंट्रल में होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और राज्य में होता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो कैट के समक्ष ये मामला पहुंचा तो कैट ने क्या कहा, जहां राज्य ने केंद्र के आदेश को अवैध बताया। ठीक है, तो कैट ने पता क्या कहा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव, इनकी बात थोड़ा ध्यान रखना, कैट की बात को। ठीक है, ये क्या है, एक ट्रिब्यूनल है, अर्थात प्राधिकरण, हिंदी में बोलेंगे इसे, तो हिंदी में बोलेंगे केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण। ठीक है, इसने कहा कि जहां राज्य ने केंद्र के आदेश को अवैध बताया था, वहीं न्यायालय का मानना है कि विवाद सहकारी संवाद से ही हल होना चाहिए, अर्थात आपसी संवाद से ही हल होना चाहिए, ना कि किसी भी प्रकार के टकराव या मान और प्रतिष्ठा का सवाल बना के। ठीक है, और यह प्रकरण अनुच्छेद 256 जो अभी हमने पढ़े थे, अनुच्छेद 256 और अनुच्छेद 257 से भी जुड़ता है। 256 क्या कहता है? 256 कहता है केंद्र कोई ऐसा निर्देश देगा तो राज्यों को उनका पालन करना पड़ेगा, और 257 कहता है कि केंद्र कहता है कि उसका जैसे रेलवे हुआ, हाईवे हुआ, मतलब केंद्र की किसी भी कार्यपालिका शक्ति को राज्य में बाधित नहीं किया जाएगा, उसका है 257। ठीक है, 256 सामान्य नियम है, 257 विशेष बातों पर लागू होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोक सेवा आयोग से संबंधित चीज़ें जानते हैं। तो लोक सेवा आयोग, तो लोक सेवा आयोग के क्षेत्र में केंद्र राज्य संबंध निम्नलिखित है। नंबर 1, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति यद्यपि राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, मतलब नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करेगा राज्यपाल, लेकिन हटाएगा कौन?
राष्ट्रपति द्वारा, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो। तो संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद है 316 का वन। इसमें लिखा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मतलब यही है कि 316 के एक के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। नियुक्ति राज्यपाल करेगा और रिमूवल राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, उम्मीद है इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कभी होता है? हाँ, ऐसा होता है। एक बार क्या हुआ था, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के एक सदस्य पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। तो राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट, ये 1980 की बात कर रहे हैं, तो राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट किसे? राष्ट्रपति को भेज दी। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा पर उसे हटा दिया। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट भेजा, सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा पर हटाया है। और ये क्यों हटा? हालांकि क्योंकि 317 में एक प्रावधान है कि प्रेसिडेंट शैल रेफर द मैटर टू सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स एडवाइस शैल बी बाइंडिंग। ठीक है, इसलिए ये हटाया गया। ठीक, तो एक बात बताओ, 1980 की बात है, राष्ट्रपति ने बिहार पीएससी के एक सदस्य को भ्रष्टाचार के आरोप लगा था, उसे हटाया था। और राष्ट्रपति ने उसको सुप्रीम कोर्ट को अनुशंसा के लिए भेजा था। तो राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति का नाम बताइए। 1980 में कौन राष्ट्रपति थे? देखिए, 1980 मोरारजी देसाई की सरकार के बाद की बात है। तो मोरारजी देसाई की सरकार में नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कब, कौन से समय पे कौन से राष्ट्रपति थे। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह बनेंगे और राजीव गांधी के टाइम पे वो पॉकेट वीटो वाला जो विवाद आता है बाद में, वो आएगा फिर। ठीक है, मतलब यह है कि राज्य आयोगों की जो स्वतंत्रता है, राज्य आयोगों की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए, ताकि राज्य सरकारें मनमाने ढंग से अपने आयोगों के सदस्यों को हटा ना सकें, इसलिए राज्य सरकारें क्या करती हैं, अपने बिहार पीएससी या स्टेट पीएससी में नियुक्त तो कर देती हैं राज्य लोक सेवा आयोगों को, लेकिन फिर उन्हें हटाना उनके बस की बात नहीं होती, फिर वो राष्ट्रपति से ही हटते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरे में कह रहे हैं कि संसद, यानी दिल्ली वाली संसद, संसद का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 79। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग अर्थात JSPSC, झारखंड पीएससी नहीं है, ये जॉइंट स्टेट पीएससी है। ठीक है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संबंधित 2 या अधिक विधानमंडलों के अनुरोध पर कर सकती है। कौन? संसद करेगी गठन, जब जॉइंट लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मतलब ये है कि संसद चाहे तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग अर्थात JSPSC का गठन संबंधित 2 या अधिक विधानमंडलों के अनुरोध पर कर सकती है। इसके लिए संसद को कौन शक्ति देता है? इसके लिए शक्ति मिलेगी 315 के 2 के तहत ये शक्ति मिलेगी। ठीक है, यदि 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल इसका अनुरोध करें तो संसद संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बना सकती है। ठीक है, वास्तव में क्या होता है, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसकी विचार की स्थापना उठी थी पंजाब और हरियाणा जब बटा था 1966 में। 1966 में पंजाब और हरियाणा में बंटवारा हुआ था, पंजाब और हरियाणा बना था। तब ये सोचा था कि भाई इसके तहत ज्वाइंट पीएससी बनाई जाए। ठीक है, लेकिन फिर बाद में फिर नहीं हो पाया, फिर हरियाणा ने अपना अलग से हरियाणा पीएससी बनाया। ठीक है, अब ये बात आती है, ये कहाँ से आती है? ये बात आती है, इसका ऐतिहासिक उदाहरण मिलेगा तुम्हें 1935 के अधिनियम में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, जहाँ संयुक्त आयोग का प्रावधान था। 1935 के अधिनियम में भी ज्वाइंट पीएससी का प्रावधान था और इसका मॉडल आज के अनुच्छेद 315(2) में दिखता है। 1935 का ही मॉडल 315 के 2 में दिखता है, ज्वाइंट कमीशन की बात। ठीक है, 315(2) जो 2 आर्टिकल है, ये सहकारी संघवाद का एक अच्छा उदाहरण है, जहां 2 या अधिक राज्य मिलकर एक ही आयोग साझा करते हैं ताकि संसाधन और विशेषज्ञता बचाई सकें। मतलब ऐसा कर क्यों रहे, हमें ज्वाइंट पीएससी की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि राज्य चाहते हैं कि बेमतलब में आयोग बनाने पर खर्चा करो। जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, नहीं हाई कोर्ट जो होता है 2 या अधिक राज्यों के लिए, पता है किस आर्टिकल से जो है हाई कोर्ट 2 या अधिक राज्यों पर लागू हो सकता है? आपने देखा होगा कि जैसे पंजाब हरियाणा का उदाहरण ले लो, इनका एक ही हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ वाला, लेकिन आयोग अलग अलग बना लिए इन दोनों ने। नहीं तो 315(2) के तहत एक आयोग भी हो सकता था जो दोनों की पीएससी के काम कर लेता। ठीक है,
अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। ये अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये वाली ये बात है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये जो नियुक्ति होगी ज्वाइंट पीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होगी, ये होगी अनुच्छेद 316 से। जब संसद के अधिनियम में संयुक्त आयोग बना दिया जाता है तो उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, अनुच्छेद 316 के तहत। मान लो उत्तर पूर्व का छोटे छोटे राज्य हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड वगैरह, अगर ये लोग सोचें कि हम बहुत छोटे राज्य, हमें एक ही संयुक्त आयोग बना लेना चाहिए, तो उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है। इससे सुनिश्चित होता है कि संयुक्त आयोग जो है राजनीतिक तटस्थता बनाए रखने के लिए, तथा इनका अधिकार प्रेसिडेंट के पास होता है ताकि राजनीतिक रूप से तटस्थ रहें। ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। पंजाब हरियाणा ने क्यों एक आयोग को नहीं बनाया? क्योंकि इसीलिए, क्योंकि वहाँ राजनीतिक तटस्थता की बात आ जाती है कि भाई ऐसा ना हो हरियाणा के साथ कोई पंजाब के साथ कोई भेदभाव होने लगे। ठीक है, इसलिए नहीं बनाया गया था, जबकि जुडिशरी पे लोगों को भरोसा रहता है ज़्यादा। ठीक है। राज्यपाल के अनुरोध एवं राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकता अनुसार कार्य कर सकता है। मतलब यूपीएससी की बात हो रही है, मतलब ये बात है, यूपीएससी की बात कर रहा है। तो अनुच्छेद 321 आप पढ़ लेना, 321। ठीक है। अनुच्छेद 321 कहता है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग किसी राज्य के लिए भी कार्य कर सकता है। ठीक है। 321 अनुच्छेद 321। 2017 में क्या हुआ था? अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्य रुकने पर कुछ चयन कार्य यूपीएससी ने अंतिम रूप से किए भी थे। ये हाल ही की घटना है। अरुणाचल प्रदेश में जब अरुणाचल प्रदेश का पीएससी एपीपीएससी अर्थात अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्य कुछ चीज़ के लिए रुक गए थे, तो यूपीएससी ने, संघ लोक सेवा आयोग ने अंतिम रूप से उनके यहाँ कुछ कार्य किए थे। ऐसे ही 1973 में त्रिपुरा में भी कुछ विशेष तकनीकी पदों की भर्ती थी, यूपीएससी ने की थी। और क्यों की थी? क्योंकि वहाँ के राज्यपाल ने अनुरोध किया था, इसलिए। ठीक है। मतलब राज्यपाल के अनुरोध एवं राष्ट्रपति की पहले तो राज्यपाल अनुरोध करेंगे, फिर राष्ट्रपति मंजूरी देंगे, तब हम यूपीएससी का काम बढ़ाएंगे, यूपीएससी का काम बढ़ा देंगे हम। ठीक है। यूपीएससी वाले तो दुखी हो जाते होंगे कि हमारा फालतू का काम बढ़ा रहा है, लेकिन यूपीएससी वाले अनुच्छेद 321 के नाम से डरते होंगे, कहते होंगे पता नहीं कहाँ के राज्यपाल कह दें कि आज हमारा पीएससी काम नहीं कर रहा है, यूपीएससी ही कर देगा। ठीक है। मतलब ये है कि संघीय सहायता का उपकरण है, ये फेडरल असिस्टेंस के उपकरण माने जाते हैं ऐसे अनुच्छेद। जब राज्य की लोक सेवा आयोग सक्षम या तैयार ना हो तो यूपीएससी उसकी सहायता कर सकता है। जब आप केंद्र राज्य संबंधों की बात करें तो ऐसे अच्छे अच्छे आर्टिकल आप डाल सकते हैं, आपके एक्स्ट्रा नंबर वहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। अब चलते हैं अगले नंबर 4 में। संघ लोक सेवा आयोग योजनाओं के क्रियान्वयन, संयुक्त भर्ती आदि पर राज्यों की सहायता 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर करता है। मतलब यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग योजना का क्रियान्वयन, संयुक्त भर्ती आदि पर राज्यों की सहायता 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर करता है। देखिए, आप वहाँ ऊपर वाले से कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ऊपर वाले से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा यूपीएससी को राज्यों के लिए अतिरिक्त कार्य सौंप सकता है 321 में। जबकि यहाँ जो कह रहा है ना, ये वाला जो कह रहा है ना, ये चौथा नंबर वाला, ये वाला संघ लोक सेवा आयोग के क्रियान्वयन संयुक्त भर्ती वाला, इसका है अनुच्छेद 320 का 3। ये 320 के 3 की बात करेगा। ठीक है। इसमें कह रहा है कि यूपीएससी केंद्र और राज्य दोनों के लिए नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, भर्ती योजनाएं आदि पर सलाह देता है। ये सलाह की बात कर रहा है, सहायता और सलाह की बात कर रहा है। आप सहायता भी देता है, लेकिन उसमें क्या है, वो राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से करता है। अगर इसका कोई उदाहरण की बात की जाए तो इसका उदाहरण आप ऐसे देख लीजिए, जैसे डिफेंस एग्जाम होते हैं ना, डिफेंस सर्विस के लिए, जैसे सिविल सर्विस, कंबाइंड डिफेंस एग्जाम वगैरह, तो यहाँ केंद्र और राज्य मिलकर इनका उपयोग करते हैं। ठीक है। इसे जो है ना 320 का 3 जो है ना, इसे इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं कि 2020 में केंद्र राज्य शक्ति संयुक्त भर्ती योजना की बात चली थी 2020 में, और वहाँ बात चली थी वन नेशन वन एग्जाम। आपने सुना होगा वन नेशन वन एग्जाम।
ONOE, वन नेशन वन एग्जाम। तो अगर वन नेशन वन एग्जाम की बात होगी तो ये है, इसी अनुच्छेद का हम लोगों को सहारा लेना पड़ेगा 320(3) का। क्यों? क्योंकि केवल संघ लोक सेवा आयोग आगे अकेले ही थोड़ी वन नेशन वन एग्जाम करा देगा, उसके साथ कुछ राज्य लोक सेवा आयोगों की भी तो सहायता लगेगी। इसलिए ये वन नेशन वन एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी अनुच्छेद है। अब हम क्या करते हैं, कुछ अनुच्छेदों के बारे में समझ लेते हैं। जैसे 315 है, ये आपने बहुत पढ़ा है, लेकिन इसमें ये क्या है, यूपीएससी और पीएससी के गठन की बात करता है। यूपीएससी और पीएससी के गठन की बात करता है, गठन की बात करता है 315। ठीक है, मतलब इसको कौन नियंत्रित करेगा, तो इसको यूपीएससी को राष्ट्रपति नियंत्रित करेगा, स्टेट पीएससी को राज्यपाल नियंत्रित करता है। ठीक है, अब आते हैं अगला अनुच्छेद 316 पे। जब इसका गठन हो जाएगा तो हम इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। तो इसके अध्यक्ष और सदस्य, इन दोनों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 316 से। वही बात सेम, यूपीएससी राष्ट्रपति, स्टेट पीएससी राज्यपाल। ठीक है, आईएएस का चयन में यूपीएससी का रोल होता है, जबकि जैसे मतलब आरएएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उसमें राजस्थान पीएससी का रोल होगा। ठीक है, 317 जो बात करेगी हटाने की शक्ति की बात करेगा। इन्हें हटाएगा कैसे, हटाने की शक्ति की बात करेगा। ठीक है, तो हटाने की शक्ति कैसे होगा इनका, इनको केवल राष्ट्रपति हटाएगा, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी के सदस्य हों, इनको हटाएगा केवल राष्ट्रपति। ये ध्यान रखना 300, इसमें लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, और अब 320 की बात आते हैं। 320 में क्या, आयोगों के कार्य की बात है, जैसे नियुक्ति, पदोन्नति, सलाह, ये सब सलाह की बात होती है। ठीक है, यूपीएससी, सिविल सर्विस, स्टेट पीएससी एग्जाम, इसमें इसका आयोग का जो क्या कार्य होते हैं उनकी, जैसे नियुक्ति किसकी करना है, किसको पदोन्नति देना, किसको सलाह देना, ये 320 के माध्यम से होता है। ठीक है, 320 का 3 तो आपको बताया ही है, आपको पता है, वो वन नेशन वन एग्जाम में आपका काम में आएगा। जैसे इन्हें कोई अतिरिक्त कार्य सौंपे जाते हैं राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, यूपीएससी राज्यों के लिए परीक्षा आयोजित कर सकती है, राष्ट्रपति के आदेश मिल जाए बशर्ते राष्ट्रपति के आदेश से अतिरिक्त कार्य यूपीएससी को सौंपे जाते हैं 321 में। ठीक, 322 और 323 जो है, 322 और 323 ये क्या करते हैं, ये संसद के नियमन की बात करते हैं, संसद द्वारा नियमन की बात करते हैं, संसद के नियमन की बात करते हैं 322 और 323। वित्तीय हो या रिपोर्ट संबंधी कोई प्रावधान, मतलब यूपीएससी है, वो वार्षिक रिपोर्ट कहाँ रखाएगी, तो यूपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद में रखाएगी, और स्टेट पीएससी जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट विधानमंडल में रखाएगी, विधानसभा में रखाएगी। ठीक है, या विधानमंडल कह लो, जिन राज्यों में विधान परिषद है 6 राज्यों में, उनमें विधानमंडल कह लो, बाकी सब में विधानसभा है। ठीक है, एक तो अनुच्छेद आपको इतना क्लियर हो गया, थोड़ा आपको और कराने का मैं प्रयास करता हूँ। 320 का 3 आपको आइडिया है ही, वन नेशन वन एग्जाम के सिद्धांत की दिशा में यही काम करेगा। और 315 का जो 2 है ना, 315 का 2, 315 में भी 315 का 2 पढ़ लीजिए, ये जेपीएससी की बात करेगा। देखो 315 का 1 तो बात करेगा यूपीएससी और स्टेट पीएससी की, जबकि ये जेपीएससी की बात करेगा, झारखंड पीएससी नहीं है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करेगा। 315 का 2। ठीक है, और बताएं कुछ। देखो 315 क्या है, यूपीएससी और पीएससी के गठन की, मतलब 3 स्तर 1 भारत 5 आयोग, ऐसे करके आप याद रखो, 3 1 5, 3 स्तर 1 भारत 5 आयोग, ऐसे करके आप इसको ट्रिक बना के याद रखते हो। तो यूपीएससी पीएससी के गठन और स्टेट पीएससी की बात कर रहा है। 316 में नियुक्ति की बात कर रहा है, तो 6 से आप अपॉइंटमेंट को याद रखेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स को 316 से याद रखेंगे। 7 से आप 317 में 7 पकड़ें, 7 से रिमूवल को याद रखें, रिमूवल बाय प्रेसिडेंट होगा इसका। ठीक है, और 320 में मतलब समझो कि फंक्शन या ड्यूटीज की बात, मतलब ऑफिस की काम। और 320 का जो लास्ट में जो है ना, 320 के लास्ट में जो 0 होता है, 0 से आप ऐसे याद रखो कि 0 से ऑफिस, नो 0 ऑफिस ड्यूटी है, कोई ऑफिस ड्यूटी नहीं है, 0 ऑफिस ड्यूटी है, ऐसे याद रखो। तो ऑफिस ड्यूटी के संबंध में काम बताता है 325, ऑफिस में क्या फंक्शंस होते हैं, और इसी में सहायता, सलाह, पदोन्नति की बात भी होती है। 321 में होता है एक्स्ट्रा वर्क फॉर वन स्टेट, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं।
321 में क्या होता है, एक्स्ट्रा वर्क इन लोगों को मिल जाता है, जो एक्स्ट्रा वर्क है कि भाई एक काम और बढ़ गया हमारा, राष्ट्रपति के आदेश से एक काम और बढ़ गया। 321 एडिशनल फंक्शंस की बात कर रहा है। फंक्शंस की बात तो 320 में है, एडिशनल फंक्शंस की बात 321 में है। रही बात 323 की, 323 में मतलब जो रिपोर्ट्स होती है जो हर साल पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में रखाई जाएगी, जो रिपोर्ट्स रखाई जाती है वो 323 से रखाई जाती है 323 से। और संसद का विनियमन जो होता है वो 322 से होता है। ठीक है, ये हो गया। तो 315 से 321 के जो अनुच्छेद हैं प्रशासनिक संघवाद से संबंधित हैं, अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म से संबंधित हैं। मतलब यूपीएससी और स्टेट पीएससी मिलकर कार्य कर सकते हैं, कुल मिला के ये है, ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, सहकारी संघवाद का अगर उदाहरण अब कहें तो अनुच्छेद 321 सहकारी संघवाद से संबंधित है। मतलब राज्य आयोग नहीं चलेगा तो यूपीएससी सहायता करेगा। ठीक है, और पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की बात करेंगे, राजनीतिक निष्पक्षता संबंधित कौन सा, केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाए जाएंगे। ये पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की बात करता है 317। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और संवैधानिक जवाबदेही की बात करेंगे तो अनुच्छेद 323 आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट, जो यूपीएससी है वो संसद में है और स्टेट पीएससी है वो विधानमंडल में अपनी वार्षिक रिपोर्ट रखाएगा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है कंसाइंस कीपर है एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, कंसाइंस कीपर बताया था, एडमिनिस्ट्रेशन कंसाइंस कीपर कौन है, ये वाला। मतलब उनका पूरा वाक्य ये था कि पब्लिक सर्विस कमीशन आर द कंसाइंस कीपर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर नेसेसरी टू प्रिवेंट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन अपॉइंटमेंट्स। मतलब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से हमें इन लोगों की अपॉइंटमेंट को क्या करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए। इसीलिए अनुच्छेद 317 डाला गया राजनीतिक निष्पक्षता के लिए। ये तो हो गया, इतना अनुच्छेदों वाली बात हो गई। अब आपको कुछ घटनाक्रम में याद क्रम से करा देता हूँ। अब ऐसा करो, घटनाक्रमों को देख लो आप। यहाँ हेडिंग में डालता हूँ घटनाक्रम। घटनाक्रम ये भी आपको जरूरी है देखना चाहिए। ठीक है, पहला घटनाक्रम है आपका 1950, 1950 में। इसमें क्या हुआ था, यूपीएससी का गठन हुआ था। अब आप कहोगे किस आर्टिकल से होता है गठन, तो गठन होता है 315 के तहत। ठीक है, 315 के 1 के तहत यूपीएससी का होता है, स्टेट पीएससी का 315 के 2 के तहत होता है। मतलब इसका भारतीय संविधान लागू होते ही यूपीएससी की स्थापना की गई थी। मैं इसके नीचे आर्टिकल भी लिख देता हूँ 315। एक तो ये घटनाक्रम हो गया। दूसरा घटनाक्रम जाएगा आपका 1956 में, 1956। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था बिहार पीएससी के सदस्य के निलंबन हुआ था अनुच्छेद 317 के तहत। अब जैसे 317 डालते हैं तो आपको याद रखना है बिहार पीएससी के सदस्य का निलंबन हुआ था और राष्ट्रपति द्वारा हटाया गया था। ये 1956 में हटाया कि 1980 में हटाया, ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग 1966 में। 1966 में आते हैं। ये पंजाब हरियाणा के राज्य, पंजाब हरियाणा विभाजित हुआ था, आपको पता है, पंजाब और हरियाणा, HR हरियाणा। ठीक है, तो इसी में क्या हुआ था, 315(2) की बात उठी थी कि 315(2) के तहत हम क्या करेंगे, JPSC बनाएंगे। झारखंड PSC नहीं है, जॉइंट PSC है। ठीक है, संयुक्त आयोग के गठन पर विचार हुआ था 1966 में। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग 1973 पे आते हैं। इसमें क्या है, ये है 1973 में क्या हुआ था, त्रिपुरा में यूपीएससी ने भर्ती कराई थी। और बताइए यूपीएससी जो भर्ती कराता है वो अदर स्टेट में कैसे कराएगा, राज्यपाल ने अनुरोध किया था राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति के आदेश से यूपीएससी ने, जब आदेश मिलेगा तो एडिशनल काम मिलेगा यूपीएससी को। अनुच्छेद 321 का उपयोग हुआ था त्रिपुरा में। मैंने यहाँ त्रिकोण बना दिया, तो आप याद रखना त्रिपुरा की बात हो रही है। ठीक है, अब आते हैं 1973 भी हो गया। फिर आते हैं 2017 की बात करते हैं। 2017 में क्या हुआ था, 2017 में अरुणाचल PSC ठप पड़ गई थी। मतलब साउथ की अरुणाचल, ये आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है। इसकी PSC क्या हो गई थी, ठप पड़ गई थी। ठीक है, तो अनुच्छेद 321 के माध्यम से केंद्र ने राज्य आयोग के स्थान पर परीक्षा कराई थी। फिर यूपीएससी ने परीक्षा कराई थी 321 पे। ठीक है, परीक्षा कराई थी। अभी अरुणाचल प्रदेश में किसकी परीक्षा हुई, उसमें शायद जो इंजीनियरिंग की परीक्षा हुई थी त्रिपुरा में, जो परीक्षा हुई थी। और इसमें शायद
पीएससी की परीक्षा रही होगी अरुणाचल प्रदेश में। अब आते हैं हम 2020 में, ये है सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। 2020 में केंद्र राज्य संयुक्त भर्ती योजना पर चर्चा हुई, अर्थात वन नेशन वन एग्जाम की बात 2020 में हुई थी। तो इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है इसका 320 का 3, क्योंकि ये बात 2020 में हो रही इसलिए आर्टिकल भी 320 का ही यूज हुआ, ठीक। 320 का 3, वन नेशन वन एग्जाम के सिद्धांत की दिशा में विचार हुआ था। तो आपको पता चल गया यूपीएससी का गठन 1950 में आर्टिकल 315 के तहत, 1956 में क्या हुआ? 317 का प्रयोग हुआ। मतलब 317 का प्रयोग हुआ, किसी यूपीएससी या पीएससी के सदस्य को राष्ट्रपति ने निलंबित कर दिया, यानी हटा दिया, ठीक है। और 1966 में बात करेंगे तो पंजाब हरियाणा बना था, तो ज्वाइंट पीएससी की बात तो चर्चा में आई थी। 1973 में क्या हुआ? तो 321A का प्रयोग हुआ था त्रिपुरा में, ठीक है। 321 का प्रयोग त्रिपुरा में हुआ था, 321A नहीं समझ रहे ना, वो त्रिपुरा है, ठीक है। और 2017 में अरुणाचल प्रदेश की बात हुई। अरुणाचल प्रदेश में पीएससी का गठन हुआ था। पीएससी ठप पड़ गई थी, यूपीएससी ने अनुच्छेद 321 के तहत परीक्षा कराई थी वहाँ पे। 2020 में कोविड के टाइम पे वन नेशन वन एग्जाम की बात चली थी, यहाँ अनुच्छेद 320(3) का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा लोक सेवा आयोग। अब हम चलते हैं एकीकृत न्याय व्यवस्था पर। मतलब ये बात हो रही एकीकृत न्याय व्यवस्था की, हम इसे भी अच्छे से समझ लेते हैं एकीकृत न्याय व्यवस्था को। इसमें लिखा है, यद्यपि भारत में दोहरी राजनीतिक व्यवस्था, हमारे यहाँ कैसी दोहरी राजनीतिक व्यवस्था अपनाई गई है, ठीक है, तथापि न्याय के प्रशासन में द्वैध नीति नहीं है। इतना तो आपको पहले भी बताया है कि हमारे यहाँ दोहरी राजनीतिक व्यवस्था है और न्याय के प्रशासन में द्वैध नीति नहीं है। मतलब क्या है? मतलब ये है, संविधान की जो प्रकृति है वो संघीय है। कैसे हमारे संविधान की प्रकृति संघीय है, इसे देख लेते हैं। द्वैध राजनीतिक व्यवस्था कैसे है, न्याय प्रशासन में द्वैध नीति क्यों नहीं है? देखो, यहाँ एक हमेशा हर चीज़ में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ तो आपको फिर ये सब समझ में चीज़ें आएंगी। संविधान की जो प्रकृति है वो कैसी है? संघीय है। और कैसे संघीय है? ये संघीय ऐसे है कि हमारे यहाँ संविधान में भाग 11 है, भाग 12 है। भाग 11 केंद्र राज्य संबंधों की बात करता है, भाग 12 विधि संपत्ति समुदाय और बाद की बात करता है, ठीक है। भारत में दोहरी सरकारें हैं, मतलब केंद्र और राज्य हैं, ये बात है दोहरी सरकार का मतलब। परंतु न्यायपालिका हमारे यहाँ एकात्मक ही है, अर्थात केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग न्यायालय नहीं है। हमारा सुप्रीम कोर्ट एक ही सुप्रीम कोर्ट है, हर राज्य के लिए अलग से सुप्रीम कोर्ट नहीं है। आप कहोगे राज्यों के लिए हाई कोर्ट है, नहीं भाई, हाई कोर्ट राज्यों के लिए नहीं है, वो ऐसे नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ, उसके नीचे हाई कोर्ट, पर उसके नीचे कुछ ना कुछ अदालतें होती हैं, ऐसे है। वो अलग से सुप्रीम कोर्ट नहीं है अमेरिका की तरह। कैसे? अब आपके दिमाग में आई हो अमेरिका की तरह, मतलब अमेरिका में क्या है? डुअल जुडिशरी है। वहाँ फेडरल कोर्ट अलग है, स्टेट कोर्ट अलग है। फेडरल कोर्ट का मतलब होता है कि जो केवल, जैसे सुप्रीम कोर्ट है वहाँ का सुप्रीम कोर्ट केवल संघ सूची के विषय देखेगा, ठीक है, जैसे विदेश नीति, संचार, रक्षा, ये सब विषय देखेगा। जबकि जो राज्य सूची के विषय हैं वहाँ का अलग से स्टेट कोर्ट देखेगा। जबकि हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, हमारा हाई कोर्ट क्या करता है? हमारा हाई कोर्ट भी वे सभी शक्तियाँ रखता है लगभग जो सुप्रीम कोर्ट के पास है। मूल अधिकार क्षेत्र वगैरह सब चीज़ें हैं ना। मूल अधिकार क्षेत्र खैर उनका है, सुप्रीम कोर्ट का है 131 अनुच्छेद के तहत, ठीक है। लेकिन बहुत सारी, हमारा हाई कोर्ट भी राज्य सूची, संवर्धित सूची और संघ सूची तीनों पे मतलब सुन लेता है, ठीक है। तो ठीक है, अमेरिका में क्या डुअल जुडिशरी है, फेडरल कोर्ट अलग है, स्टेट कोर्ट अलग है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं, एक ही न्यायिक संरचना है। पहले दिल्ली में, ठीक है, जैसे मान लो दिल्ली हाई कोर्ट का उदाहरण ले लें, तो दिल्ली हाई कोर्ट का उदाहरण ले तो दिल्ली हाई कोर्ट क्या करता है? केंद्र सरकार की भी बात सुनेगा और दिल्ली सरकार की भी बात सुनेगा। ऐसा नहीं करेगा कि वो दिल्ली सरकार के समर्थन करेगा, नहीं भाई, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। इसका मतलब ये है, द्वैध नीति नहीं है। भारत में संघीय ढांचा तो है, परंतु न्यायिक व्यवस्था एकात्मक है, अर्थात इंटीग्रेटेड रखी है। एकल न्यायपालिका है भारत में। एकल न्यायपालिका क्यों है? ताकि कानून की व्याख्या समान रूप से की जा सके और प्रशासनिक स्थिरता बनी रहे, ठीक है। हम लोग टकराव नहीं चाहते हैं, किसी भी चीज़ में टकराव नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसलिए अमेरिका की तरह प्रेसिडेंट सिस्टम को अपनाया ही नहीं है। हमने ब्रिटेन की तरह पार्लियामेंट सिस्टम को अपनाया है, ठीक है। वो और मॉडल हमारा रहा है संघ में कनाडा का मॉडल, ठीक है। दूसरी ओर संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है, ठीक है। उसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च स्तर पर होता है, ठीक है, और उच्च न्यायालय इसके नीचे होता है, ठीक है। यह एकल व्यवस्था ही केंद्र एवं राज्य दोनों के विधानों का अनुपालन सुनिश्चित करती है, ठीक है। मतलब दूसरी ओर संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है।
पहले हम समझते हैं एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना कैसे की है हमारे संविधान में। तो ऐसा है, अनुच्छेद 124 है, 124 से 147 तक, अनुच्छेद 124 से 147 तक क्या है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद हैं। जबकि 214 से लेकर 231 तक हाई कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद हैं। और 233 से लेकर 237 तक ये तुम्हारे अधीनस्थ न्यायालय अर्थात सब ऑर्डिनेट कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद हैं। ठीक है, मतलब भारत में 3 स्तरीय न्यायिक संरचना है। कैसी है? 3 स्तरीय है, लेकिन न्यायपालिका एकल है, आपको समझना चाहिए। मतलब ऐसे है इसका, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है हमारा सर्वोच्च है, उसके नीचे हाई कोर्ट है राज्य स्तर पर, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट है। सभी एक ही एकीकृत प्रणाली है, अलग से प्रणाली नहीं है इनका, उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे ऐसे हैं। और अमेरिका में क्या होता है, अलग अलग होता है, उसके नीचे नहीं होते, अलग अलग से होते हैं। ठीक है, संविधान ने वन जुडिशरी फॉर वन नेशन की अवधारणा अपनाई है, जिससे सभी कानूनों का एक समान पालन सुनिश्चित हो सके, वन जुडिशरी फॉर वन नेशन के लिए। ठीक है, ये तो हो गई, हमने ये बताया कि यहाँ पे क्या है, एकीकृत न्याय व्यवस्था किस प्रकार है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च स्तर पर है एवं उच्च न्यायालय इसके नीचे है। इसमें क्या है, अनुच्छेद 124 क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। कोई कोर्ट सुप्रीम कैसे होता है, मान लो हमारा यही सुप्रीम कोर्ट आज़ादी से पहले फेडरल कोर्ट था, मतलब ये अंतिम निर्णय नहीं देता था, इसके ऊपर भी जाके आप अपील कर सकते थे। ठीक है, और अपील कहाँ होती थी, वो वहाँ का उनका जो इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल है वहाँ पे अपील होती थी। ठीक है, जो 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करता है, 214 प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करता है। हालांकि एक अनुच्छेद है 231 जो लास्ट में लिखे हैं हम, 231 नहीं, ये 213 तो हम यहाँ 213 से 231 की बात नहीं, यहाँ 214 से 231 है। ठीक है, तो एक जो 231 अनुच्छेद है ये क्या करने लगा, 7वें संशोधन 1956 के माध्यम से, उसके बाद में ये 231 जो है ये एक ही राज्य के लिए, मतलब एक उच्च न्यायालय अलग अलग राज्यों के लिए भी हो सकता है। जैसे कि चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है, पंजाब के लिए भी है, हरियाणा के लिए भी है, महाराष्ट्र का बॉम्बे उच्च न्यायालय है, गोवा पे भी काम कर रहा है, दमन दीव दादर नगर हवेली पे भी है और मुंबई पे भी है। ठीक है, इसी प्रकार। और पश्चिम बंगाल का जो कोर्ट है कलकत्ता वाला, वो तुम्हारा अंडमान निकोबार पे भी उसकी न्यायिक अधिकारता है, इस प्रकार। ठीक, ये हम सर्वोच्च स्तर पे ऐसे बात कर रहे हैं, जैसे मान लो हमारे यहाँ अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट है, 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। फिर क्या होता है, ऐसे ऐसे करके 28 हाई कोर्ट हैं, 28 हाई कोर्ट हैं, और 21 अनुच्छेद के तहत स्थापित हुए हैं, ये हुए हैं 214 के तहत, इनके गठन की बात कर रहे हैं 214 के तहत। कुछ 216 में भी संगठन है इनका। ठीक है, लेकिन गठन इसका 214 के तहत होता है। ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 214 के तहत होती है। ठीक है, इस प्रकार ये कितने, इस प्रकार ये हैं 28 हैं। देखो एक है यार, ये 28 हैं क्या, 28 नहीं है हमारे यहाँ सुप्रीम हाई कोर्ट, यहाँ 28 नहीं है। देखो यहाँ क्या है, 25 हाई कोर्ट है हमारे यहाँ। कितने हैं, 25 हाई कोर्ट है। क्यों नहीं है 28, जबकि राज्य 28 है? इसलिए 28 नहीं है क्योंकि ये अनुच्छेद 231 है ना, अनुच्छेद 231 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था करता है, तो 28 हाई कोर्ट हैं। ठीक है, अरे फिर से 28 निकल गए, 25 हाई कोर्ट हैं। और ये क्या है, इसमें लास्ट वाला हाई कोर्ट कौन सा है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय सबसे लास्ट में बना था, 1 जनवरी 2019 को इसकी स्थापना हुई थी। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय बना था। ठीक है, अब इनके नीचे क्या, अब जब मान लो ये हाई कोर्ट है 25, अब हर हाई कोर्ट के नीचे अलग 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 सब ऑर्डिनेट कोर्ट हैं, तो इस प्रकार ये व्यवस्था बन गई। फिर इस हाई कोर्ट के नीचे अलग 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 हैं, अलग अलग हैं, मतलब ये पिरामिड जैसा बन जाएगा। इस हाई कोर्ट के नीचे अलग अलग हैं, फिर इनके भी नीचे जिला में भी इनके नीचे हैं, जिला में भी इनके नीचे अलग अलग हैं, तो क्या हुआ, पिरामिड बन गई एक तरीका की। सुप्रीम कोर्ट हेड में रह गया, सुप्रीम कोर्ट हेड है, बाकी नीचे फिर उसके हाई कोर्ट हैं, और हाई कोर्ट के नीचे फिर ये सब बनते गए, तो एक पिरामिडाकार संरचना बन गई है। अब हम क्या करते हैं, अब थोड़ा इतना इतना समझ में आया आपको, हर चीज़ क्लियर हो गई होगी आपकी।
ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा इधर, इसे हटा देते हैं। ठीक है, अब इसमें चलते हैं आगे। मतलब ये है कि यह एकल व्यवस्था ही केंद्र एवं राज्य दोनों के विधानों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। ये जो बात लिखी है, मतलब ये एकल व्यवस्था क्या करती है, केंद्र एवं राज्य दोनों के विधानों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। कौन सी व्यवस्था, एकल व्यवस्था। तो थोड़ा एकल व्यवस्था के बारे में समझते हैं हम लोग, कैसी एकल व्यवस्था है। देखो, अनुच्छेद 141 है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। एकल व्यवस्था ऐसी है कि अनुच्छेद 141 कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होंगे सभी न्यायालयों पर कैसे होंगे, बाध्यकारी होंगे। मतलब ये एक डंडा गाड़ दिया इसने दो, और इसने ऐसे 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 बांध लिया है, बाध्यकारी बना दिया। ठीक है, 141 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। ठीक है, 144 क्या कह रहा है, 144 कह रहा है सभी अधिकारी और न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश देता है तो उसके आदेश का सभी पालन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी अलग से पुलिस नहीं रखता, जो राज्यों की पुलिस होती है वही सुप्रीम कोर्ट की पुलिस के रूप में काम करता है। वो 144 में बात, इसे कैसे याद रखेंगे, इसे याद रखने का अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है ना, समान नागरिक संहिता है। समान नागरिक संहिता किसमें, अनुच्छेद 44 में है ना। तो इस प्रकार आप इसे ट्रिक से याद रखें। 144 क्या कह रहा है, सभी अधिकारी और न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करेंगे। समझ गए आप लोग। अब उदाहरण के तौर पर देखो, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया था। अब वह डॉक्ट्रिन जो है केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों पर लागू होगा। ठीक है, मान लो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया है 144 के तहत, उसने केशवानंद भारती केस में 1973 रख देंगे तो आपको केशवानंद याद रहेंगे ना, केशवानंद याद रहेंगे ना। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया था। अब ये क्या है, जब से ये डॉक्ट्रिन दिया तब से केंद्र में भी लागू है, राज्य में भी चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 144 कहता है कि सभी अधिकारी और न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करेंगे, और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे, ये 141 में कह रहा है। ठीक है, मतलब और सुप्रीम कोर्ट के जैसे पर्यावरणीय निर्णय हैं, जैसे MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके हर राज्य के लिए बाध्यकारी है। MC मेहता का केस आपने सुना होगा, MC मेहता केस, MC मेहता, इसमें हुआ था पर्यावरण से संबंधित NGT संबंधित कुछ निर्णय था। इसमें कह रहे हैं कि देश के हर राज्य के लिए बाध्यकारी है। मतलब अनुच्छेद 141 144 ने न्यायपालिका को नेशनल गार्जियन बना दिया है, ताकि केंद्र और राज्य दोनों के कानून समान रूप से लागू हों। हम भेदभाव नहीं करते हैं, मतलब यही बात लिखा है। यह एकल व्यवस्था ही केंद्र एवं राज्य दोनों के विधानों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। ठीक है, क्योंकि हमने अलग से न्यायालय न बना के अनुच्छेद डाल दिए, अनुच्छेद 141 बाध्यकारी डालती है, 144 डालती है कि उस चाहे केंद्र के अधिकारी हो चाहे राज्य के अधिकारी हो, सभी सुप्रीम कोर्ट के लिए काम करेंगे, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करेंगे। इसके लिए अलग से न्यायालय बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने अपने संविधान में मेंशन कर दिया। इसीलिए हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, अब हमने ऐसी व्यवस्था क्यों अपनाई गई है, तो लक्ष्मीकांत कह रहा है यह व्यवस्था पारस्परिक टकराव एवं भ्रांति को समाप्त करने हेतु अपनाई गई है। पारस्परिक टकराव और भ्रांति को समाप्त करने हेतु अपनाई गई है। मतलब ये है, अब हम पारस्परिक टकराव और भ्रांति को कैसे रोकते हैं बताइए, कैसे हम लोग पारस्परिक टकराव और भ्रांति को रोकेंगे बताओ। तो ऐसे रोकेंगे, ऐसे। हमने एकल न्यायपालिका क्यों ली है, क्योंकि संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे कि इफ़ देयर वेर टू सेट्स ऑफ कोर्ट्स इट वुड लीड टू कन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्यूजन। मतलब यदि हम कोर्ट्स के दो सेट अमेरिका की तरह अलग अलग बनाएंगे तो ये क्या करेंगे, कन्फ्लिक्ट करेंगे और कन्फ्यूजन पैदा कर देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जो संघीय सिस्टम है वो कनाडा की तरह है, अमेरिका की तरह तो है नहीं, और ना ही हमारे यहाँ अमेरिका की तरह प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो भारत ने अमेरिकी प्रणाली जहाँ डुअल जुडिशरी है उसके स्थान पर हमने इंटीग्रेटेड जुडिशरी को अपनाया है। ठीक है, ताकि सेंटर अर्थात केंद्र और राज्यों के बीच कन्फ्लिक्ट ऑफ जजमेंट ना हो। अगर ऐसा होता तो केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होता है उसका सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार क्षेत्र माना जाता है, अधिकार क्षेत्र अनुच्छेद 131। उसके तहत कुछ लोग कहते नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो केंद्र का कोर्ट है, दिल्ली की मोदी सरकार का कोर्ट है, बिहार की नीतीश सरकार का कोर्ट नहीं है वो। ठीक है, अपने राज्य की सरकार का कोर्ट नहीं है वो, हम फिर उसके निर्णय क्यों मानेंगे, नहीं मानेंगे भाई।
तो कन्फ्लिक्ट होता, कन्फ्यूजन होता। इसलिए हमने ये व्यवस्था अपनाई ताकि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल हार्मोनी और यूनिफॉर्म जस्टिस को सुनिश्चित कर सके। और यही जो यूनिफॉर्म जस्टिस जो है भारत के संघीय ढांचा का एक एकात्मक पक्ष माना जाता है। हम लोग कहते हैं कि ये तो एकात्मकता है। आपने पहले पढ़ा होगा कि हमारा देश की कुछ संघीय विशेषताएं हैं, कुछ एकात्मक विशेषताएं। तो ये एकल न्यायपालिका हमारे भारत की एकात्मक विशेषताएं जो फेडरल के अगेंस्ट मानी जाती हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग चाहते थे कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल हार्मोनी बनी रहे और यूनिफॉर्म जस्टिस सुनिश्चित हो सके, ठीक है। अब आते हैं आगे। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और राष्ट्रपति कैसे करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श। जैसे अभी किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हमारे CJI BR गवई हैं जो, उनकी सहमति लेंगे, उनके परामर्श से करेंगे, ठीक है। और किसी और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेंगे। मतलब पटना हाई कोर्ट में नियुक्ति होना है तो पटना के राज्यपाल से परामर्श करेंगे और भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श करेंगे। उसके बाद ही किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। अब एकीकृत न्यायपालिका जो है हमारे यहाँ वो एकात्मक विशेषता क्यों मानी जाती है? क्योंकि अनुच्छेद 217 कह रहा है कि भारत में यूनियन रोल्स इन स्टेट जुडिशरी। मतलब अनुच्छेद 217 क्या कह रहा है? स्टेट जुडिशरी जैसे है उसमें आपके राष्ट्रपति का रोल है। तो मतलब क्या हुआ? केंद्र की बात चलेगी। अब जैसे मान लो हमारे न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, मान लो DY चंद्रचूड़ अभी तो खैर CJI रह चुके हैं, उससे पहले मान लो वो बम्बई हाई कोर्ट में नियुक्त हुए तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई। उसका परामर्श किससे? भारत के CJI से लिया गया और महाराष्ट्र के राज्यपाल से लिया गया। तो राष्ट्रपति कर रहा है ना, राज्यपाल तो कर नहीं रहा, तो इसमें राष्ट्रपति का भी रोल है ना। तो राष्ट्रपति का रोल है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी जो संघ सरकार है उसकी भूमिका राज्य की जुडिशरी में भी है, अर्थात राज्य के हाई कोर्ट में भी संघ सरकार की भूमिकाएं हैं। तो ये एकीकृत न्यायपालिका की मतलब ऐसा समझ लो एकात्मक पक्ष को और मजबूती देता है कि न्यायपालिका एकीकृत ही है, ठीक है। अब इतने पे ही बात रुक जाती तो फिर भी हम समझ लेते हैं। इधर आगे क्या कह रहे हैं? आगे कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है एवं पद से भी हटाया जा सकता है। किसों को? न्यायाधीशों को। देखिए ऊपर क्या कह रहा है? ऊपर कह रहा है कि रुको बताता हूँ। ऊपर कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति कैसे होती है? अपॉइंटमेंट कैसे होती है? अपॉइंटमेंट होती है इनकी अनुच्छेद 217 के तहत होती है न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। मतलब ये तो ठीक हो, अपॉइंटमेंट हो गया। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की बात कर रहे हैं, HC की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इनको हटा से कहते हैं, ये बात हटाने की बात कही गई ना, इसमें लिखा है राष्ट्रपति द्वारा इन्हें स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब किसी को केरल हाई कोर्ट से, जैसे मान लो केरल हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट भेज दिया, दिल्ली हाई कोर्ट बात कर रहा हूँ, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो होगा अपॉइंटमेंट। इनके हटाने की बात का ये है अनुच्छेद 222 आप पढ़िए, 222 में पता क्या लिखा है? राष्ट्रपति CJI से परामर्श के बाद किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कैसे करेगा? CJI के परामर्श के बाद ही करेगा, ठीक है। और ये अब ये तो ठीक है, ये तो हो गया इनका स्थानांतरण हो गया 222 में तो स्थानांतरण हो गया 222 में। हटाने की बात कैसे होगी? ये तो अपॉइंटमेंट हो गया और ये हो गया स्थानांतरण हो गया 222 में, ठीक है। अब हटाने की बात कैसे करेंगे इसे हम बताते हैं। अब बात करेंगे हम लोग हटाने की। तो हाई कोर्ट के किसी भी जस्टिस को हम हटाएंगे किस आर्टिकल से? आर्टिकल 218 के तहत हम हटाएंगे। और 218 में लिखा है कि हटाने की प्रक्रिया जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जैसी ही होगी, ठीक है। अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जैसी होगी मतलब सुप्रीम कोर्ट जैसी। सुप्रीम कोर्ट में हटाने की प्रक्रिया वो 124 के 4 में है। 124 के 4 में सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया, तो वही प्रक्रिया हाई कोर्ट के जज को हटाने की भी होगी, मतलब समान प्रक्रिया होगी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होगा जो जुडिशियल से संबंधित जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है अर्थात प्रशासनिक शक्तियाँ, हम क्या पढ़ रहे हैं? केंद्र राज्य संबंधों में प्रशासनिक अनुच्छेद ही पढ़ रहे हैं ना। तो इनसे संबंधित जो प्रशासनिक शक्तियाँ वो तो केंद्र के पास हुई, केंद्र के पास बिल्कुल हैं, लेकिन इसमें CJI की सलाह को अनिवार्य किया गया है
ताकि न्यायिक स्वतंत्रता बनी रहे, नहीं तो न्यायिक स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ जाएगी। तो सीजीआई की सलाह से ये सब किया जाता है, हटाया भी जाता है, नियुक्ति भी किया जाता है सीजीआई की सलाह से। मतलब ये है कि अनुच्छेद 218 में जो हटाने की प्रक्रिया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों जैसी होगी, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में कैसी होती है, यही सीजीआई की सहमति से हटाया जाता है। अब हम आगे और समझ लेते हैं। आगे क्या लिखा है, संसद जो है विधान बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। जैसे महाराष्ट्र के लिए है, गोवा के लिए है, पंजाब के लिए है, हरियाणा के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। इसीलिए आप देखना हमारे पास राज्य तो 28 हैं, उच्च न्यायालय 25 हैं, जबकि हमारे जम्मू कश्मीर जो राज्य नहीं है वहाँ भी हाई कोर्ट है, तब 25 हैं। क्योंकि 28 में से 4 घटा तो 24 ही हो रहा है, फिर 25 हाई कोर्ट कैसे होगा, क्योंकि वो एक जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट है, एक दिल्ली का भी हाई कोर्ट है, ठीक है। इस प्रकार हमारे यहाँ 25 हाई कोर्ट हैं। अब ये कैसे हो सकता है, ये जो मैंने आपको बताया था अनुच्छेद कौन सा 231, अनुच्छेद 231, ये 231 कह रहा है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स एंड अ यूनियन टेरिटरी। समझ रहे हैं, मतलब या तो 2 राज्य के लिए या 2 से अधिक राज्यों के लिए, इसका मतलब यह हुआ। और एक ही उच्च न्यायालय, मतलब 2 राज्यों के लिए भी हो सकता है 231 की तरह, 3, 4, 5 राज्यों के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, ठीक है, ये बात है। अब इसमें जैसे पंजाब हाई कोर्ट है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, दोनों राज्यों पे है, साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ भी शामिल है, ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट है, महाराष्ट्र को भी देख रहा है, गोवा को भी देख रहा है, और गुवाहाटी हाई कोर्ट है, असम को देख रहा है, नागालैंड को देख रहा है, मणिपुर अरुणाचल प्रदेश के लिए साझा न्यायालय था, लेकिन बाद में पृथक हाई कोर्ट बने। ये गुवाहाटी हाई कोर्ट पहले असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश को देखता था, ठीक है, ये डबल ए, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर को, ठीक है, लेकिन बाद में फिर हटा दिया इसे, ठीक है। अब गुवाहाटी हाईकोर्ट नहीं देखता, इनके लिए अलग अलग हाईकोर्ट बन गए हैं, ठीक है। अनुच्छेद 231 जो है संघीय एकता का सबसे अच्छा उदाहरण है। एक ही उच्च न्यायालय कई राज्यों की न्याय आवश्यकताओं को संभाल लेता है, इसका मतलब ये हुआ। तो ये हो गई हमारी एकीकृत न्याय व्यवस्था। अगर हम घटनाक्रमों की बात करें तो घटनाक्रम इस प्रकार है। 1950 है, मान लो 1950 में क्या हुआ, संविधान लागू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और कैसे हुई, अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, अर्थात न्यायपालिका के एकीकरण का कार्य 1950 से प्रारंभ हो गया, ठीक है। अब आते हैं 1956 में, ठीक है, 1956 में आते हैं हम लोग, तो 1956 में हम लोग आ जाते हैं। 1956 में बात हो रही किसकी, बॉम्बे और गोवा के लिए साझा हाई कोर्ट की बात हो गई 1956 में, हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट कैसा होगा, साझा हाई कोर्ट, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है। इसी हमने कहा ना, ये सब 7वें संशोधन 1956 से ये व्यवस्था आई है, क्योंकि तो ठीक है, बॉम्बे और गोवा के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था आई किसमें, 1956 में। तो पंजाब हरियाणा के लिए आया था, पंजाब हरियाणा का साझा हाई कोर्ट जो था 1956 नहीं, वो 1966 में है, पंजाब हरियाणा के लिए जो है, देखना पड़ेगा एक बार। और 1960 में पता क्या हो रहा है, 1960 में जो है ये बॉम्बे और गोवा हाई कोर्ट की बात कर रहा है। ये सब अनुच्छेद 231 के तहत ही बनते हैं, चाहे बॉम्बे का हो, चाहे पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ का हाई कोर्ट हो, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट की बात चले तो 1970 में केशवानंद भारती, बात जरूर याद रखना, यहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई थी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, इसका हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और फिर 2023 की बात करो तो 2023 में जो है ना, ऊपर में लिख देते हैं, 2023 में जो है ना, वो गुवाहाटी हाई कोर्ट का विभाजन हुआ था। गुवाहाटी हाई कोर्ट में कौन कौन से राज्य थे, मणिपुर था या नहीं बताइए, तो मणिपुर भी था, मणिपुर था, असम था, असम तो खैर होगा, गुवाहाटी असम में ही पड़ता है, नागालैंड था और अरुणाचल प्रदेश था, ठीक है, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट में थे। अगर हम फाइनल कंक्लूजन इसका दें तो फाइनल कंक्लूजन इसका होगा कि भारत में संघीय ढांचा होते हुए भी जुडिशरी को एकात्मक रखा गया है, और इसके लिए अनुच्छेद 124 से 147, अनुच्छेद 214 से 231, अनुच्छेद 141 और अनुच्छेद 144 और साथ ही अनुच्छेद 231 मिलकर वन जुडिशरी वन नेशन की भावना को स्थापित करते हैं। केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों की व्याख्या एक ही न्यायतंत्र द्वारा किया जाता है।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया में केंद्र की भूमिका के अलावा राज्य सीजीआई का कंसल्टेशन अनिवार्य है। यह व्यवस्था संघीय सहयोग अर्थात फेडरल कॉपरेशन और संवैधानिक एक रूपता अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिफॉर्मिटी को सुदृढ़ करती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे के अपने और उपबंध देख लेते हैं। उपबंध काफ़ी हैं और इन उपबंधों को समझ के हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद जब भी आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे ना तो एक ही बार में आपको सब समझ में आता रहेगा। ठीक है, रामायण की तरह पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आप चीज़ें उतनी याद रख सको तब बात होती है। अब हम लोग देखेंगे आपातकालीन अवधि में कैसे क्या उपबंध हैं। ठीक है, इसे एकदम मिला लेते हैं, आपातकालीन अवधि में संबंध कैसे हैं। ठीक है, इसे देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत 8 केंद्र को इस बात का अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह किसी भी विषय पर राज्य या राज्यों को निर्देशित कर सकता है। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत केंद्र को इस बात का अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह किसी भी विषय पर राज्य या राज्य को निर्देशित कर सकता है। इस प्रकार इस स्थिति में राज्य पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण अधीन हो जाते हैं। इस स्थिति में क्या, राज्य पूर्णतः केंद्र के नियंत्रणाधीन हो जाते, पूर्णतः नियंत्रणाधीन हो जाते, यद्यपि उन्हें निलंबित नहीं किया जाता। इसे थोड़ा हम समझ लेते हैं, ये कह क्या रहा है, बताइए क्या कह रहा है, सोचिए। कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात के काल के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत केंद्र को इस बात का अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह किसी भी विषय पर राज्य या राज्यों को निर्देशित कर सकता है। ठीक, यही बात कर रहा है। दूसरे में फिर अगले में क्या बात कर रहा है, अगले में कह रहा है कि इस प्रकार की स्थिति में राज्य पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण अधीन हो जाते हैं परंतु निलंबित नहीं होते हैं। दो बातें यहाँ पे बोला है। तो ये कैसे, अनुच्छेद 352 जब भारत की सुरक्षा, अनुच्छेद 352 में क्या प्रावधान है, इसे यहाँ से उठाते हैं, 352 इसे हटाते हैं। 352 क्या बात कर रहा है, भारत की सुरक्षा की बात कर रहा है। भारत की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरे में हो तो राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकते हैं 352 के तहत। बिल्कुल सही बात है, ये आपातकाल की बात कर रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 353 का ये क्या कह रहा है, 353 का ये कह रहा है, यहीं से बात शुरू होती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसी भी राज्य तक विस्तारित हो जाती है। ये कार्यपालिका शक्ति को, मतलब केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को विस्तारित होने की बात बोलता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय किसी भी राज्य तक विस्तारित हो जाएगी, 28 राज्य तक हो जाएगी विस्तारित, कोई दिक्कत नहीं, 8 यूटी भी आ जाएंगे इसमें। ठीक है, 353 के ए के तहत मतलब जैसे 1975 और 1977 में राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया था तो केंद्र ने क्या किया था, राज्यों को आंतरिक सुरक्षा, प्रेस नियंत्रण और प्रशासनिक नियुक्तियों पर निर्देश दिए थे। ठीक है, और राज्यों की स्वायत्तता व्यावहारिक रूप से समाप्त कर दी गई थी। मतलब राज्य ऑटोनॉमस नहीं रहे थे बल्कि स्वायत्त नहीं रहे थे, केंद्र के ऊपर निर्भर हो गए थे। और केंद्र ने क्या किया था, राज्यों की आंतरिक सुरक्षा, प्रेस पर नियंत्रण और प्रशासनिक नियुक्तियों पर उन्हें निर्देश दिए थे। ठीक, प्रेस पर नियंत्रण किया था, अखबारों पर, प्रशासनिक नियुक्तियों पर निर्देश और राज्यों की आंतरिक सुरक्षा की बात की थी। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 353 जो है, 353 का ए केंद्र को संपूर्ण देश पर नियंत्रण का अधिकार देता है। यह संघीय ढांचे को अस्थायी रूप से एकात्मक बना देता है। मतलब यहाँ पर क्या है, केंद्र का नियंत्रण हो जाएगा तो इससे वो घेर लेगा। इसे ऊपर भाग दिया, मतलब एकात्मक हो जाता है, इसे घेर लेगा वो। और इसे कौन घेरता है, 353 के तहत, 353 के तहत ऐसे कर लेगा। और ये व्यवस्था कैसी हो जाएगी, संघ के स्थान पर क्या हो जाएगा, संघ के स्थान पे हमारे यहाँ एकात्मक राज्य हो जाएगा, एकात्मक भावना हो जाएगी। जब 352 के तहत क्या लगता है, आपातकाल लगता है, तो 353 ए के तहत ये काम होता है। ठीक है, ये बात है। अब क्या करें, इस प्रकार स्थिति में राज्य पूर्णतया केंद्र के नियंत्रण अधीन हो जाते हैं, यद्यपि वो निलंबित तो नहीं होते हैं। मतलब अब बात आती है अनुच्छेद 353 बी की बात आती है। यहाँ से 353 बी की दास्तान शुरू हो जाती है।
मतलब राष्ट्रपति संसद को यह अधिकार दे सकता है। कौन? राष्ट्रपति। किसको अधिकार देगा? संसद को अधिकार देगा कि वह राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सके। ठीक है, राष्ट्रपति कह देगा कि हमने आपातकाल लगा दिया है, अब तुम्हें ये नहीं देखना है कौन विषय संघ सूची का, कौन राज्य सूची का, कौन संवर्ती सूची का, तुम सब पर कानून बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर केंद्र पर, और परंतु राज्य सरकारें समाप्त नहीं होती, वे केंद्र के अधीन काम करती रहती हैं। मतलब हमारे यहाँ कभी आपातकाल लगा है 1975 के आपातकाल में राज्य का जो मंत्रिमंडल और विधानसभाएं तो बनी रही थी, परंतु निर्णय केंद्र के नियंत्रण में थे। ऐसा नहीं था कि पूरे राज्य की 28 राज्य में कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, तो वहाँ मुख्यमंत्री भी थे राज्यों में, पर वो उनका कोई चल नहीं रहा था। राज्य मुख्यमंत्री का आदेश नहीं मानना था, वो राज्यपाल जो मुख्यमंत्री के परामर्श से काम नहीं कर रहा था, बल्कि राष्ट्रपति के आदेश से काम कर रहा था और संसद के आदेश से काम कर रहा था। मतलब 1975 के आपातकाल में राज्य का मंत्रिमंडल और विधानसभाएं बनी रहीं, परंतु निर्णय केंद्र के नियंत्रण में था। उदाहरण के तौर पर देखो, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में केंद्र ने प्रशासनिक निर्देश सीधे भेजे। मतलब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल पर तो पूरी तरह से केंद्र ने कब्जा कर लिया था। राष्ट्रीय आपातकाल में राज्यों की संस्था बनी रहती है, परंतु स्वायत्त निर्णय शक्ति लगभग समाप्त हो जाती है। संविधान उन्हें समाप्त नहीं करता, बस अधीनस्थ बना देता है। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल में राज्य की संस्था तो राज्य तो बने रहते हैं, परंतु उनका स्वायत्त निर्णय होती है वो लगभग समाप्त हो जाती है। संविधान उन्हें समाप्त नहीं करता, बस वे लोग अधीनस्थ बना देता है उन्हें। ठीक है, ये बात कह रहा है। अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, चीज़ें समझ में आ ही रही होंगी, और कितने ही लोग यहाँ तक पहुँचे होंगे यही तो देखना है। कोई नहीं पहुँचने वाला। जब राज्य में, अब आगे चलते हैं, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लागू किया जाता है, तो राज्य के कार्यकारी विषयों के संबंध में राष्ट्रपति स्वयं निर्देश दे सकता है। मतलब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो राज्य के कार्यकारी विषयों के संबंध में राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है। इस स्थिति में राज्य या राज्यपाल अन्य कार्यकारी प्राधिकारी की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति ग्रहण कर सकता है। मतलब 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो क्या होगा, राज्य के कार्यकारी विषयों में कौन निर्देश देगा? राष्ट्रपति देगा। तो फिर राज्य और राज्यपाल क्या घास छीलेंगे? हाँ, आप लोग घास छीलिए, अब आपका कोई काम नहीं है, क्योंकि आप समझ सकती हैं राष्ट्रपति ने ग्रहण कर ली। ठीक है, तो अब कैसे हैं, इसे व्यवहारिक उदाहरणों से हम लोग देखते हैं। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लागू हो जाएगा तो राज्य के कार्यकारी विषयों के संबंध में निर्देश कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। और राष्ट्रपति कैसे निर्देश देगा? तो ऐसे निर्देश देगा। राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 से लगता है। ठीक है, तो 356 का बन का ये कह रहा है, 356 का बन का ये क्या कह रहा है कि जब राज्य में संविधान के अनुरूप शासन नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति उस राज्य की कार्यपाल का शक्तियां स्वयं ग्रहण कर लेता है। इसी का तो नाम राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, और जबकि अनुच्छेद 356 का बन का बी क्या कह रहा है? बन का बी क्या कह रहा है? बन का बी कह रहा है राज्य की विधान शक्ति संसद को सौंपी जा सकती है। मतलब जब राष्ट्रपति स्वयं ग्रहण कर लेगा तो ऑटोमेटिक जो राज्य की विधान शक्ति है कहाँ चली जाएगी? संसद के पास चले जाएगी। और एक कैसे सौंपेगा? राष्ट्रपति ग्रहण करके क्या करेगा? 356 के बन के एक के तहत राष्ट्रपति ने ग्रहण कर ली, मान लो ये राष्ट्रपति ने ग्रहण कर ली शक्ति। 356 का बन का बी कहेगा कि आप इसे ऐसा करो, संसद को सौंप दो, क्योंकि आप थोड़ी काम करोगे, राष्ट्रपति अकेले कितना काम करेगा। ठीक है, तो 356 बन के से राज्य की विधान शक्ति संसद को सौंपी जा सकती है। अगर उदाहरण की बात की जाए तो 1977 में, 1992 में, 2016 में राष्ट्रपति शासन ने कई उदाहरण हैं। एक साथ भर के 15, 16, 19 राज्यों में एक साथ राष्ट्रपति शासन लगाया। ठीक, जब 1992 का जो बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था उस समय बीजेपी शासित राज्यों में 1992 में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुई थी, बाबरी मस्जिद गिरी थी, तो बीजेपी शासित राज्य कौन कौन से थे? आज भी वही बीजेपी, यूपी, एमपी और राजस्थान। यूपी, एमपी और राजस्थान में 356 लागू हुआ। राष्ट्रपति ने सीधे राज्य प्रशासन नियंत्रित कर लिया था। यहाँ 356 का राष्ट्रपति शासन लग गया था। ठीक है, 1992 में। अनुच्छेद 356 भारत के संघीय ढांचे का आपात नियंत्रण हेतु अनुच्छेद है। यह केंद्र को किसी राज्य की कार्यपालिका या विधायिका दोनों पर सीधा नियंत्रण देता है, चाहे वो कार्यपालिका हो, सरकार हो, चाहे वहाँ की विधानसभा हो, दोनों पर नियंत्रण कर लेता है अनुच्छेद 356 के तहत। और वो शक्ति 356 बन के तहत वो संसद को सौंप देता है, बन के बी के तहत। ठीक है, अब आप आगे पढ़ें तो इस स्थिति में राज्य या राज्यपाल
या अन्य कार्यकारी प्राधिकारी की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति ग्रहण कर सकता है। मतलब उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा 2016 में। केंद्र ने राज्यपाल के माध्यम से पूरे प्रशासन नियंत्रण को अपने अधीन लिया। मतलब इस स्थिति में राज्य या राज्यपाल या अन्य कार्यकारी प्राधिकरण की समस्त शक्तियां किसमें चली जाएंगी? राष्ट्रपति में चली जाएंगी 356 के बन के ए के तहत। ठीक है। 2019 में जम्मू और कश्मीर राज्यपाल की सभी शक्तियां राष्ट्रपति द्वारा ग्रहण कर ली गई थी। जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पहले की बात बता रहा है, जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो उससे पहले क्या हुआ था? जम्मू कश्मीर में राज्यपाल की सभी शक्तियां राष्ट्रपति द्वारा ग्रहण कर ली थी। मतलब यह अनुच्छेद जो 356 है केंद्र को पूर्ण प्रशासकीय अधिकरण देता है। मतलब पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव टेक ओवर की बात करता है और राज्य केवल नाम मात्र के ही रह जाते हैं। शक्तियां कहाँ चली जाती हैं? केंद्र के पास चली जाती हैं। ठीक है, ये बात कर रहे हैं। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 के अंतर्गत केंद्र वित्तीय परिसंपत्ति अधिकरण हेतु राज्यों को निर्देश कर सकता है तथा राज्य में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने का आदेश दे सकता है। मतलब जब राज्य में कार्यरत सरकारी कर्मचारी होगा कोई, जैसे कोई एसडीएम है राज्य में काम कर रहा है, तो उसके सरकारी कर्मचारी के वेतन में कटौती करने का आदेश दे सकता है। कौन? वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 के अंतर्गत केंद्र वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण हेतु राज्य को निर्देश देता है। ये कैसे निर्देश देता है? ये देखिए आप, देखो कैसे निर्देश देगा। ये देगा निर्देश अनुच्छेद 360 के तहत निर्देश देगा। 360 में वित्तीय आपातकाल है ना। यदि भारत या किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है, या पूरे भारत के लिए या उसकी किसी भाग की। मान लो कोई जम्मू कश्मीर की साख खतरे में हो वहाँ, तो राष्ट्रपति क्या वित्तीय आपातकाल घोषित कर देगा 360 के तहत। 360 का 3 क्या कह रहा है? 360 में भी अब 3 आ जाता है। 360 का 3 का ए क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि केंद्र राज्यों को वित्तीय उपायों के संबंध में निर्देश दे सकता है कि भाई आप ये फालतू खर्चा कर रहे हैं, ये बंद कर दो। 360 के 3 की ए के तहत। ठीक है। आप मतलब अब तक कभी वित्तीय आपातकाल तो लागू नहीं हुआ, परंतु यह सैद्धांतिक रूप से केंद्र को सभी राज्यों की आर्थिक नीतियों पर नियंत्रण देता है। केंद्र चाहे तो उसमें पता क्या, उस 356 के तहत हम क्या कर रहे थे? प्रशासनिक और विधायी नीतियों पर कब्जा कर रहे थे। इसमें क्या करते हैं? वित्तीय नीतियों पर कब्जा करते हैं। ठीक है। केंद्र भारत में फिस्कल फेडरलिज्म का सस्पेंशन क्लॉज है, ये समझ लेना। हमारे यहाँ राजकोषीय संघवाद जो है उसका सस्पेंशन क्लॉज इसे माना जाता है। मतलब केंद्र राज्यों के बजट पे, राज्यों के खर्चे पे, राज्यों के टैक्स की संरचना पर आदेश दे सकता है। इसका मतलब हुआ ये। अब हम पढ़ते हैं आगे, तथा के बाद पढ़ते हैं। तथा के बाद पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? राज्य में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने के आदेश दे सकता है। मतलब अनुच्छेद 360 का 4 का बी, 360 का 4 इसका बी। 360 के 3 में क्या कह रहा था कि वित्तीय उपायों को संबंध में निर्देश देगा। 360 के 4 के बी में स्पष्ट कह दिया, उसने अपने मुंह की बात खोल दी और कहा कि वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य के सभी कर्मचारियों के वेतन, वो सभी कर्मचारी चाहे एसडीएम का नहीं हो, डीएसपी का नहीं हो, उनके वेतन और भत्तों में कटौती का निर्देश दे सकता है, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं। मतलब वित्तीय आपातकाल के दौरान आप कहोगे आईएएस छोड़िए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं। इसमें क्या कह रहा है? राज्य के सभी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में कटौती का निर्देश है, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं। मतलब कोविड-19 के टाइम पे या 1991 पे जैसे आर्थिक मंदी के दौरान वित्तीय आपातकाल घोषित कर देते, अगर हम कर देते तो केंद्र और राज्यों के कर्मचारियों के वेतन घटाने का आदेश आ जाता कि भाई अब आप लोगों को कम वेतन मिलेगा क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं बचा है। लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद 360 राज्य की आर्थिक स्वतंत्रता को अस्थायी रूप से समाप्त कर देता है। यह फिस्कल सेंट्रलाइजेशन का चरम रूप है। फिस्कल, ये किसके विरोध में है? ये फिस्कल फेडरलिज्म के तो विरोध में है, और जबकि फिस्कल सेंट्रलाइजेशन का ये चरम रूप है। ठीक है। अब हम कुछ आपातकाल के प्रकार बता देते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल होता है अनुच्छेद 352 और 353 के अनुच्छेद के तहत पूरे देश या किसी भाग पर इसका प्रभाव होता है। इसमें केंद्र की शक्ति ये है कि सभी राज्यों पर पूर्ण कार्यपालक नियंत्रण राज्य सूची पर कानून बना सकता है। 1962 का चीन युद्ध, 1971 का पाक युद्ध और 1975 की आंतरिक अशांति के टाइम पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा 3 बार। ठीक है। राज्य आपातकाल अर्थात प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन की बात करें तो इसमें 356 और 357 अनुच्छेद इसके लिए रोल करते हैं और ये किसी राज्य विशेष पर लगता है। राज्यपाल, विधानमंडल, कार्यपालिका के सभी अधिकार राष्ट्रपति को स्थानांतरित हो जाते हैं। 1977
1992, 2016 आदि में इनके लगते रहे, मतलब चरम रूप पे लगे। 1992 में तुम पता है बाबरी विध्वंस के टाइम पे, ठीक है। वित्तीय आपातकाल 1970 में क्या हुआ था, मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, तो उन्होंने कांग्रेस शासित सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। उस टाइम पे ऐसा ही चलता था। दिल्ली में जो सरकार आई वो अपोजिट पार्टी की सारे राज्यों की सरकार खत्म कर देती थी। वित्तीय आपातकाल मतलब अनुच्छेद 360 की बात कर रहा है, पूरे देश या किसी भाग पर है, ठीक है। राज्य की वित्तीय नीति, खर्च, वेतन नियंत्रण केंद्र के अधीन हो जाते हैं, पर ये अब तक लागू नहीं हुआ वित्तीय आपातकाल, ठीक है। मतलब 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल आया, चीन युद्ध के समय केंद्र ने रक्षा और अर्थनीति पर नियंत्रण बना लिया था, ठीक है। 75-77 में राष्ट्रीय आपातकाल आया, संपूर्ण भारत में राज्यों में सेंसरशिप लागू हो गई और प्रशासनिक निर्देश केंद्र के हाथों में चले गए, ठीक है। और 77 में राष्ट्रपति शासन 9 राज्यों में लगा, केंद्र ने कांग्रेस विहीन राज्यों को भंग किया, ठीक है। फिर 1909 राज्यों पे चला था, 9 राज्यों, पहले इंदिरा गांधी ने ये कांड किया था, फिर मोरारजी देसाई आए, उनने ये कांड किया। 9 राज्यों पे सोच लीजिए, इंदिरा गांधी ने किया था, मतलब गैर कांग्रेस सभी राज्यों की सरकारें गिरा दी, 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं थी उस समय, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। 92-93 में राष्ट्रपति शासन आया, यूपी, एमपी, राजस्थान में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ तो उसमें अनुच्छेद 356 लागू किया। और अभी हाल ही में 2016 में भी उत्तराखंड में राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन लगा था। 2019 में राष्ट्रपति शासन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले जम्मू कश्मीर में लगा, जब अनुच्छेद 370 हटा रहे थे, उससे पूर्व केंद्र ने राज्य प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। तो ठीक, आपको 353 क्या कह रहा है, केंद्र का नियंत्रण पूरे भारत में होगा, कार्यपालिका और विधायिका के विस्तार की बात करता है। 357 क्या कहता है, संसद राज्य के लिए कानून बना सकती है, राज्य विधान शक्ति केंद्र के हाथ में आ जाती है, ठीक है, 357 के तहत। और 360 तो आपको पता ही है, वित्तीय नियंत्रण की बात करता है। 352 भी आपको पता है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। मतलब ये हुआ है कि जैसे केंद्र का नियंत्रण है सभी राज्यों पे हो जाता है, संघीय स्वच्छता अस्थायी रूप से समाप्त हो जाती है। ये कार्यपालिका का, विधायिका पर ये होता है कि संसद राज्य के विषय पर कानून बनाती है, इससे हमारा देश संघ के स्थान पर एकात्मक हो जाता है। वित्तीय में यह है, केंद्र राज्यों के बजट और खर्चे को नियंत्रित कर लेता है, अर्थात फिजिकल सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। न्यायपालिका का ऐसा कुछ है नहीं है, आपातकालीन कानूनों की समीक्षा सीमित है। आपातकालीन जो कानून है उनकी समीक्षा कैसी है, न्यायिक समीक्षा सीमित है, न्यायिक स्वतंत्रता पर दबाव ये रहता है, ठीक है। मतलब सामान्य परिस्थितियों में भारत संघीय होता है, परंतु आपातकाल में एकात्म बन जाता है। अनुच्छेद 352, 356, 360 केंद्र को राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण का संवैधानिक अधिकार देते हैं। राज्यों की संस्थाएं बनी रहती हैं, परंतु उनकी स्वच्छता निर्णय शक्ति समाप्त हो जाती है। यह व्यवस्था राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा हेतु अस्थायी मानी गई है, स्थायी व्यवस्था नहीं है, ये कभी कभार होता है, ठीक है। धन्यवाद। अब हम आगे बस अन्य उपबंध बचे हैं, वो हम आगे पढ़ाएंगे और उसी समय इसका एक रिवीजन भी करेंगे, क्योंकि रिवीजन भी जरूरी है। अब अन्य उपबंध और संवैधानिक और युक्तियाँ, उसके बाद हम वित्तीय संबंधों पर आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।